मैं निवेदन करता हूँ, ये राजा निवेदन करता है। मौत के खतरे का सामना करते हुए हुआंगबो ने आत्मसमर्पण करने का एक बहुत ही निर्णायक निर्णय लिया। इसके बाद जियाओ यी ने अपना हमला बंद कर दिया। इस समय हुआंगबो बेहद दयनीय स्थिति में था, उसके शरीर का लगभग कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। उसका चेहरा न सिर्फ सूजा हुआ और चोटिल था, बल्कि उसके शरीर की दर्जनों हड्डियां भी टूट गई थीं। वह घावों से भरा हुआ था, तलवार के निशान उस पर फैले हुए थे और खून बह रहा था। इसके अलावा उसके कई घाव जल गए थे और पके हुए मांस की गंध हवा में फैली हुई थी। शिकायत से भरे चेहरे के साथ हुआंगबो ने जियोई को देखा और बुदबुदाया, तुम इंसान वास्तव में इस दुनिया में सबसे भयानक प्राणी हो। जियोई ने अपनी आंखें घुमाईं, अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता तो क्या मैं तुमसे निपटने के लिए नानहुआंग जाता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस पर विचार करने के बाद हुआंगबो ने आक्रोश से कहा, यह सब गे झेंग की गलती है, उस बूढ़े पति की। अन्यथा मैं अभी भी नानहुआंग में होती, अपने लाखों राक्षस जानवरों का नेतृत्व कर रही होती। मैं ऐसी दुर्दशा में कैसे पहुंच सकती थी। 1 लाख राक्षस जानवर। जियोई की आंखें हल्की सी चमक उठीं। वह हमेशा इस बात पर अफसोस जताता रहा था कि 4 प्रतीकों वाली सेना योद्धाओं की साधना को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए सिर्फ गोलियों पर निर्भर थी, जबकि उपकरणों से उनकी युद्ध शक्ति को बढ़ाया जा रहा था। वे एक शक्तिशाली घुड़सवार सेना इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुए थे। आखिरकार मार्शल कलाकारों की इस दुनिया में घुड़सवार सेना के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण युद्ध के घोड़ों का गोल्डन क्रो गार्ड्स जैसी विशिष्ट सेनाओं के सामने बहुत कम प्रभाव पड़ता। लेकिन क्या होगा यदि उसके पास 10 लाख राक्षस जानवर सवार हों? जब लाखों राक्षस पशु घुड़सवार एक साथ हमला करेंगे तो स्वर्ण कौवा रक्षकों को भी उनकी तेज धार से बचना होगा, है ना? जियाओ यी की चमकती निगाहें खुद पर टिकी देखकर हुआंगबो अवचेतन रूप से काम उठा। सतर्कता से देखते हुए पूछा, क्या तुम क्या करना चाहते हो? जियो यी ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हुआंगबो, क्या आप नानहुआंग में रहने में सहज हैं? हुआंगबो आश्चर्यचकित रह गया और गर्व से बोला, मैं नानहुआंग का स्वामी हूँ। मेरे अधीन 10 लाख राक्षस जानवर हैं और मुझे भोजन और आवास के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। यह आरामदायक कैसे नहीं हो सकता? तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो और कहाँ रहते हो? जियाओ यी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस घटिया पीले वस्त्र की बात कर रहे हो जो तुमने पहना हुआ है? क्या तुम्हारा खाना सिर्फ भुना हुआ मांस है? मुझे मत बताओ कि तुम एक गुफा में रहते हो। हुआंगबो, राक्षस जानवरों की शारीरिक बनावट मनुष्यों से कहीं अधिक मजबूत होती है, लेकिन रचनात्मकता के मामले में वे बहुत कमतर होते हैं। जैसा कि जियाओ यी ने कहा, वह एक गुफा में रहता था। जियाओ यी ने चिढ़कर कहा, नानहुआंग के महाराजाधिराज वास्तव में अभी भी एक गुफा में रहते हैं। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या लोग हंसते हंसते मर नहीं जाएंगे? मैं शब्द न मिलने के कारण हुआंगबो आक्रोश से केवल इतना ही कह सका, अगर गुफा में नहीं तो मैं और कहाँ रह सकता हूँ? हम राक्षस लोग शहर नहीं बनाते। जियो यी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चलो सहयोग करें। सहयोग करें। हुआंगबो ने अजीब भाव से जियाओ यी को देखा। जियाओ यी ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं राजा से तुम्हें एक संरक्षित दिव्य पशु की उपाधि दिलवाऊंगा जो तियानकिंग साम्राज्य में एक कुलीन के समकक्ष है। समय आने पर महामहिम नानहुआंग के पास तुम्हारे लिए एक पशु राजा शहर का निर्माण करेंगे। कल्पना करो कि शीर्ष मानव रसोइये तुम्हारे लिए शानदार भोजन तैयार कर रहे हैं, शीर्ष मानव दर्जी तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े तैयार कर रहे हैं और तुम एक महल में रह रहे हो। आहें भरते हुए, आहें भरते हुए, आहें भरते हुए हुआंगबो का चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। राक्षस पशु जाति वास्तव में मानव जीवन से बहुत ईर्ष्या करती थी। विशेषकर जब वह रूपांतरण करने में सक्षम हो गया तो हुआंगबो ने स्वयं को कई मानवीय जीवन शैली अपनाते हुए पाया। यदि उसका जीवन सचमुच वैसा ही हो जैसा कि शियाओ यी ने बताया था, उसके लिए एक शहर बनाया जाए और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए नौकर रखे जाएं, तो दिन आनंदमय होंगे। लेकिन अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए हुआंगबो ने कांपती आवाज में कहा, इस राजा को बदले में क्या देना होगा? जियो यी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं 10 लाख राक्षस जानवरों की एक घुड़सवार सेना बनाने की योजना बना रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि अपने 10 लाख राक्षस जानवरों को हमारे साथ सहयोग करने दें और मेरी घुड़सवार सेना के लड़ाकू साथी बने। मेरे बच्चों को सवारी बनने दो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हुआंगबो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जियाओ यी ने कहा, घुड़सवार के रूप में नहीं, बल्कि युद्ध के साथी के रूप में, और जब समय आएगा तो आपके बच्चों को भी उनकी योग्यता के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें अच्छी तरह से पदोन्नत किया जाएगा। मेरे कपड़ों को देखो, बनावट में नर्म और शानदार ढंग से फैशन किया गया है। आप नानहुआंग के शासक और राजसी जानवर राजा के रूप में आपने क्या पहना है? हुआंगबो ने अवचेतन रूप से अपने पीले वस्त्र को कस लिया। ये कपड़े, जो कभी उसे असीम संतुष्टि देते थे, अब उसे जितना देखता उतना ही बदसूरत लगते।
इन्हें पहनकर दिखना शर्मनाक होगा। जियाओ यी ने अपनी बात पर जोर दिया, देखो तुम क्या खा रहे हो, बिना किसी मसाले के भुना हुआ मांस, इसे आजमाओ। उन्होंने भंडारण रिंग से ओसमंथस केक का एक ढेर निकाला। हुआंगबो ने एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। जियाओ यी ने इत्मीनान से कहा, ये तो बस खाने के बाद की मिठाई है, असली व्यंजन तो इससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। कल्पना कीजिए, अपने बीस्ट किंग शहर में धूप में एक आलीशान महल में लेटे हुए एक रसोइया आपके बगल में तरह तरह के लजीज व्यंजन बना रहा है और एक दर्जी आपके लिए सुंदर और उत्तम वस्त्र बना रहा है। धमाका धमाका, हुआंगबो की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी नज़र जियाओ यी पर टिक गई। हो गया, क्या ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, मैं, राजा, ने फैसला कर लिया है, जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी मैं अपने बच्चों को तुरंत ले आऊँगा। जियो यी का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने कहा, आधे महीने के भीतर सभी राक्षस जानवर राजधानी के बाहर जिंग पर्वत पर पहुंच जाएं और उन्हें लाखों राक्षस जानवरों की खबर बताए बिना रास्ते में जंगली पहाड़ों और नदियों से होकर यात्रा करनी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोई बात नहीं, हुआंगबो ने अपनी छाती थपथपाई, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम किसी पर घात लगाने की योजना बना रहे हो, है ना? इतने कठोर शब्दों में मत कहो, ये तो बस एक रणनीतिक ज़रूरत है, जियाओ यी ने कहा। हुआंगबो ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तो क्या मुझे अब बच्चों को लाने के लिए नानहुआंग लौट जाना चाहिए? जियो यी ने सिर हिलाया और आगे पूछा, वैसे आप कोई धर्म अभिव्यक्ति क्षेत्र के जानवर नहीं हैं, आप कैसे रूपांतरित हो सकते हैं? हुआंगबो ने कहा, मुझे एक बार नानहुआंग में एक परिवर्तनकारी जड़ी बूटी मिली थी, इसलिए मैं जल्दी ही परिवर्तन कर सका। क्या नानहुआंग में और भी कोई परिवर्तनकारी जड़ी बूटी है? जियो यी ने पूछा। हुआंगबो ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब और नहीं। रूपांतरित करने वाली जड़ी बूटी 1000 साल में एक बार खिलती है और इसे परिपक्व होने में 1000 साल और लगते हैं। यह आसानी से नहीं मिलती। रहने भी दो। जियो यी ने हार मानते हुए अपना हाथ हिलाया और उसे देने के लिए एक टोकन निकाला। जब आप राक्षस जानवर सेना को राजधानी में लाएंगे तो गुजुन्हे को खोजने के लिए इस टोकन को ले जाएं और वह जान जाएगा कि आपके लिए चीज़ों की व्यवस्था कैसे करनी है। साम्राज्य पर रोमांच खोजें। कोई बात नहीं। हुआंगबो ने टोकन स्वीकार कर लिया और जाने से पहले झिझकते हुए उसने पूछा, आप मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मैं गायब हो जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा? जियाओ यी ने उदासीनता से कहा, यदि आप गायब हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि नानहुआंग में कोई राक्षस जानवर नहीं होगा। यहां तक कि स्वर्ग के अंत में भी मैं आपका सिर ले जाऊंगा। जियो यी के हाथ में अग्निकिलिन तलवार को टिमटिमाती लपटें छोड़ते देख हुआंगबो का पूरा शरीर कांप उठा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, निश्चिंत रहो, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो वादे से मुकर जाता है? वाह! हुआंगबो आकाश में उड़ गया। जियो यी ने आंखें मूंद लीं और उस समय के बारे में सोचने लगा जब दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करेंगी। अचानक उसके पक्ष में लाखों राक्षस पशु घुड़सवार सेना का प्रकट होना, सब कुछ नष्ट कर देना, वह कैसा दृश्य होगा। 1,00,000 राक्षस पशु सेना के जुड़ने से मेरी 4 प्रतीक सेना सचमुच परिपूर्ण हो जाएगी। जियो यी ने एक लंबी सांस ली, पहले से ही 4 प्रतीकों सेना के अजेय दृश्य को देखते हुए, और उसने अनजाने में अपने हाथ में अग्निकिलिन तलवार को कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी दूर से एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ, जमीन हिल गई और पहाड़ कांप उठे और एक बैंगनी प्रकाश स्तंभ आकाश में उठता हुआ दिखाई दिया। क्या वह टंगस्टन आयरन खदान की दिशा में नहीं था? जियाओ यी की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, क्या कुछ हुआ है? जियो यी आसमान में उड़ता हुआ खदान की दिशा की ओर चला गया, जहां से बैंगनी रोशनी आसमान में चमक रही थी। शेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से अराजकता में था, हर कोई अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर स्तब्ध था। अगर 50,000 शाही रक्षक व्यवस्था बनाए न रखते तो हजारों खनन मालिक पहले ही भाग गए होते। आखिर हो क्या रहा है? मैं इतने सालों से खनन कर रहा हूं और ऐसा विचित्र दृश्य कभी नहीं देखा। क्या ये हो सकता है कि हमने पर्वत देवता को परेशान कर दिया है? हम अब और खनन नहीं कर सकते। बहुत से खनन स्वामी भय से भरकर जमीन पर घुटने टेककर पर्वत देवता से क्षमा की प्रार्थना करने लगे। वाह! जियाओ यी खदान के प्रवेश द्वार पर उतरा और शी याओकियान उसके पास पहुंचा। जियाओ, हमारे आदमी खदान पर काम कर रहे थे, तभी अचानक यह इस रूप में बदल गई। अब उन खदान मालिकों की हिम्मत नहीं हुई कि वे अंदर घुसें, उन्हें डर है कि उन्होंने पर्वत देवता को डरा दिया है और स्वर्ग का प्रकोप भड़का दिया है। स्वर्गीय क्रोध। जियाओ यी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अज्ञानता सचमुच भयावह होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मौलिक पत्थरों की एक नस खोद निकाली थी। यहाँ रुको, मैं इस खदान की गहराई का पता लगाने जा रहा हूँ। जियो यी की आकृति चमक उठी और वह खदान में गायब हो गई। खदान इतनी सघन तात्विक ऊर्जा से भरी हुई थी कि उसे महसूस किया जा सकता था। बैंगनी चमक तात्विक ऊर्जा के शुद्धतम रूप का परिणाम थी।
इसके साथ ही खदान में टंगस्टन आयरन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा तथा इसकी गुणवत्ता पहले की तुलना में बेहतर हो गई। जियाओ यी और भी गहराई में उतरा और 500 मीटर नीचे तक पहुंच गया। उसके चारों ओर बैंगनी रंग के मौलिक पत्थर बिछे हुए थे। जहां तक नजर जाती वहां तक देखता रहा। उसके सामने हजारों निम्न श्रेणी के मौलिक पत्थर, हजारों मध्यम श्रेणी के और यहां तक कि सैकड़ों उच्च श्रेणी के पत्थर पड़े थे। जियो यी को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि खदान की गहराई में ठीक 10 सर्वोच्च श्रेणी के मौलिक पत्थर थे। ताओक्लेश क्षेत्र में उसने जो मौलिक पत्थर प्राप्त किए थे वे यहाँ मौजूद पत्थरों का 1,000वां हिस्सा भी नहीं थे। अब यह एक सच्चा भाग्य है। जियो यी एक व्यस्त खनिक में बदल गया, अपनी अग्निकिलिन तलवार के साथ प्रत्येक मौलिक पत्थर को बाहर निकाल रहा था और उन्हें अपने भंडारण रिंग में इकट्ठा कर रहा था। वह दिन के अधिकांश समय अपने काम में व्यस्त रहा। तभी उसने खदान में मौजूद सभी पत्थरों को इकट्ठा किया। मोटे तौर पर गिनती के अनुसार 51,300 निम्न श्रेणी के, 3,225 मध्यम श्रेणी के, 521 उच्च श्रेणी के और 15 सर्वोच्च श्रेणी के मौलिक पत्थर। ये अनेक तात्विक पत्थर न केवल उसकी साधना को कई स्तरों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे, वे तियानकिंग साम्राज्य के लिए कई और ताओक्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों के जन्म को भी सक्षम कर सकते हैं। तत्वीय पत्थरों की यह नस हासिल करना हजारों सैनिकों और घोड़ों को बनाने से बेहतर है। जियो यी ने गहरी सांस ली। इन पत्थरों के उत्खनन के बाद खदान में भरी तात्विक ऊर्जा काफ़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ खनन करने और अवशिष्ट तात्विक ऊर्जा में स्नान करने से अभी भी जीवन को लंबा किया जा सकता है और स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। जियाओ यी शी याओकियान और खनन स्वामियों के समूह को देखने के लिए सतह पर लौट आया और गंभीरता से कहा, सज्जनों, ये पर्वत देवता को परेशान करने के बारे में नहीं है, बल्कि खदान तात्विक ऊर्जा से समृद्ध है। इस ऊर्जा में स्नान करने से न केवल आपकी पुरानी बीमारियां ठीक होंगी, बल्कि आपका जीवन भी लंबा होगा। इससे आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लोगों के बीच उनका बहुत ऊंचा स्थान था। ये सुनकर भीड़ ने अंततः अपना डर और आशंकाएं दूर कर दीं। मजबूत खनिक पुनः शिरा के विकास में जुट गए। इसके बाद जियाओ यी ने शी याओकियान और उसके 3 भाइयों को बुलाया और उनमें से प्रत्येक को 1,000 निम्न श्रेणी, 100 मध्यम श्रेणी और 10 उच्च श्रेणी के तात्विक पत्थर देते हुए कहा, ये पत्थर तुम्हारे लिए स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। इस अवधि में इस स्थान की रक्षा करो, टंगस्टन लौह खदान की खुदाई करो और जाली हथियार राजधानी में भेजो। धन्यवाद, जियो। चारों भाई स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। शियाओ यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैं ये जगह तुम्हें सौंप रहा हूँ। निश्चिंत रहो, जियो। चारों ने बार बार सिर हिलाया। जियाओ यी आसमान में उड़ गया और क्षितिज में गायब हो गया। एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। आधे दिन बाद राजधानी स्काई जेल, आकाशीय कारागार की गहराई में बैठे गे झेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जब उसने शियाओ यी को अपने सामने आते देखा तो गे झेंग का चेहरा अचानक बदल गया और अंततः एक हताश कड़वी मुस्कान में बदल गया। तो मैं आखिरकार असफल हो गया। सोचो, वह भी तुमसे नहीं निपट सकता था। जियाओ यी ने उदासीनता से कहा, आपको किसने बताया कि मैं आयरन माउंटेन रेंज में था? क्या तुम्हें लगता है कि यह बूढ़ा आदमी तुम्हें बताएगा? गे झेंग ने उपहास किया। दरार प्रतिक्रिया स्वरूप उसका दाहिना हाथ टूट गया। एक दयनीय चीख के साथ जी झेंग ने जियाओ यी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत। दरार बायां हाथ टूट गया। गे झेंग उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया, मैं वर्तमान प्रधानमंत्री हूं, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? दरार दोनों पैर टूट गए। खून से लथपथ कीचड़ के ढेर की तरह लेटे हुए, माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकती हुई, शियाओ यी का चेहरा भावहीन रहा। आखिरी मौका। अगर तुमने कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और शहर के फाटक पर लटका दूंगा, सबको दिखा दूंगा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री कैसा दिखता है। मैं गे झेंग की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। अगर उसे सचमुच नंगा करके शहर के दरवाजे पर लटका दिया गया, जैसा कि जियाओ यी ने कहा था, तो उसकी जिंदगी भर की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। दांत पीसते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। शाही सचिव तेंग यी मेरा दत्तक पुत्र है। शाही सचिव तेंग यी। जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं और वह मुड़ा और चला गया। अंधेरे में गे झेंग ने खुद को अनगिनत चूहों से घिरा पाया, इतना डरा हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। खून की गंध से खींचे चूहे और अब शियाओ यी की मौजूदगी से भी नहीं घबराए, उस पर टूट पड़े। जेल से पागलों की तरह कुतरने की आवाज़ें और खून जमा देने वाली चीखें गूंज रही थीं। इस दौरान शाही सचिव तेंग यी के निवास पर तेंग यी अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर एक धुन गुनगुना रहा था, बस उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो जियाओ यी को मार डाले। तियानकिंग साम्राज्य निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। तब मैं महानजिन साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ले सकता हूं और निश्चित रूप से अपने दत्तक पिता को बचा सकता हूं। अचानक उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, मुझे डर है कि अब तुम्हारे पास वह मौका नहीं है।
तेंग यी का शरीर कांप उठा और उसके हाथ में पकड़ा ब्रश जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अविश्वास से अपने सामने प्रकट हुई शियाओ यी की आकृति को देखा और लार निगलते हुए बोला, शियाओ, शियाओ यी। धम्म। तेंग यी जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए, यह अधीनस्थ भगवान जियो को अपना सम्मान देता है। जियो यी ने उदासीनता से कहा, आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं मरा नहीं हूं, है ना, लॉर्ड टेंग? भगवान जियो क्या कह रहे हैं, आप त्यानकिंग साम्राज्य के मुख्य आधार हैं, मैं आपकी अनंत दीर्घायु के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूं। तेंग यी ने जल्दी से कहा, अंतहीन दीर्घायु, आप चाहते होंगे कि मैं विदेशी धरती पर दफना दी जाऊं। एक पल के लिए रुककर जियो यी ने व्यंग्य किया, मैं आपको बताना भूल गया, गे झेंग मर चुका है। क्या? तेंग यी का शरीर कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। गे झेंग मर गया है? क्या जियो यी का यहाँ पुनः प्रकट होना यह नहीं दर्शाता कि उसका जी झेंग के साथ संबंध उजागर हो गया है? धम्म। जमीन पर घुटने टेकते हुए तेंग यी का सिर दर्द से कांपते हुए फर्श पर टकराया, मुझे छोड़ दो भगवान जियो, कृपया मेरी जान बख्श दो। आपके और आपके दत्तक पिता के बीच प्यार गहरा है, अब आप येलो स्प्रिंग्स में एक परिवार के रूप में फिर से मिल सकते हैं। जियाओ यी की हथेली टूटकर नीचे आ गिरी। टकराना, ये वर्तमान प्रथम श्रेणी का मंत्री टूटी हुई लाश का ढेर बन गया। अगली सुबह तेंग यी के घर के नौकरों ने उसकी लाश देखी और तुरंत अदालत को घटना की सूचना दी। उन्हें बस 3 ठंडे शब्द मिले, अच्छा हुआ कि वह मर गया। जी झेंग और तेंग यी। जियाओ यी के लिए वे दोनों कष्टप्रद मक्खियों से अधिक कुछ नहीं थे, जिन्हें उसके हाथ के एक झटके से आसानी से कुचल दिया जा सकता था। उन्होंने उन्हें ध्यान देने योग्य नहीं समझा। तेंग यी से निपटने के बाद जियो यी अकेले ही जिंग पर्वत की ओर चल पड़ा। जिंग पर्वत 4 प्रतीक सेना का प्रशिक्षण स्थल था। भर्ती के पिछले 10 दिनों में संख्या पहले ही 1 मिलियन तक पहुंच गई थी और 4 प्रतीकों वाली सेना के और अधिक सैनिकों को अभी भी सभी दिशाओं से जिंग पर्वत पर ले जाया जा रहा था। गु जुन्हे और यू हुआक्सियन जिंग पर्वत पर तैनात थे तथा सेना के प्रशिक्षण के प्रभारी थे। खास तौर पर यू हुआक्सियन की कमान में 20,000 एजियोर ड्रैगन गार्ड्स, गोल्डन क्रो गार्ड्स के भीतर हुए भीषण युद्धों से निखरे हुए वीर योद्धा थे। यू हुआक्सियन ने इन नए रंगरूटों की निगरानी और प्रशिक्षण के लिए उन्हें 4 सिंबल्स लीजन में फैला दिया। इसका असर बेहद स्पष्ट था और कुछ ही दिनों में 4 सिंबल्स लीजन ने आकार लेना शुरू कर दिया। कम से कम वे सख्त सैन्य अनुशासन वाली सेना की तरह दिखते थे। बेशक एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें, ये भी जियो यी की भागीदारी से अविभाज्य था। 4 प्रतीकों वाली सेना शियाओ यी की अपनी सेना थी, जिसमें लोग उसके नाम की प्रशंसा में शामिल हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहते थे। केंद्रीय सैन्य तंबू के अंदर गु जुन्हे और यू हुआक्सियन ने जियाओ यी को हैरानी भरे भाव से देखा, तुमने क्या कहा? 1 लाख राक्षस जानवर? जियो यी ने सिर हिलाया, मैंने आदेश दिया है कि आधे महीने के भीतर 10 लाख राक्षस जानवरों को जिंग पर्वत पर लाया जाए। समय आने पर आप दोनों उनके समन्वय और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। धिक्कार है, 10 लाख राक्षस जानवरों की सेना। महान जिन साम्राज्य ने भी एक बार राक्षस जानवरों की घुड़सवार सेना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भारी लागत के कारण वे केवल लगभग 50,000 ही रख पाए, जिसे पहले से ही महान कियान के स्वर्ग के तहत सबसे प्रमुख सेना होने का दावा किया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में 1 लाख मजबूत राक्षस जानवरों की घुड़सवार सेना बना सकते हैं। यू हुआक्सियन का नाजुक चेहरा गहरे सदमे से भर गया था। गु जुन्हे ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं पहले से ही ये देखने के लिए अधीर हूं कि जब हम महान जिन साम्राज्य के सामने अपनी लाखों की संख्या वाली राक्षस पशु सेना तैनात करेंगे तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। राक्षस जानवरों को वश में करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। उन्हें वश में करने के बाद भी एक राक्षस जानवर को पालने की लागत बहुत अधिक है। यहाँ तक कि महान जिन साम्राज्य की शक्ति वाला देश भी बहुत अधिक राक्षस पशु घुड़सवार इकाइयों का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन शियाओ यी अलग था, उसकी लाखों की संख्या वाली राक्षसी घुड़सवार सेना को हुआंगबो द्वारा युद्ध के बाद अनावश्यक खर्चों की चिंता किए बिना आसानी से नानहुआंग वापस ले जाया जा सकता था। जियो यी ने पूछा, क्या 4 प्रतीकों वाली सेना के प्रशिक्षण में कोई समस्या है? गु जुन्हे ने अपना सिर हिलाया, यू हुआक्सियन के चरम प्रशिक्षण कौशल और एल्डजू द्वारा प्रदान किए गए अमृत के साथ सब कुछ बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चल रहा है। यू हुआक्सियन ने कहा, हमारा अनुमान है कि 4 प्रतीकों वाली सेना 1 महीने के भीतर युद्ध क्षमता बनाने में सक्षम हो जाएगी। जियाओ यी को उन दोनों पर पूरा भरोसा था। फिर उसने पूछा, महान जिन साम्राज्य से कोई खबर? यू हुआक्सियन ने सिर हिलाया, मैं अभी आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। ट्रेजर पवेलियन से एल्ड यान कल हमसे मिलने आए थे। पवेलियन से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेट जिन किंगडम ने 1 लाख गोल्डन क्रो गार्ड्स और 10 लाख की सेना भेजी है। उनका नेतृत्व युद्ध मंत्री किन्यू कर रहे हैं और उन्हें सीमा तक पहुंचने में लगभग 2 महीने और लगेंगे।
किंग यू, उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि महान जिन साम्राज्य कितनी सैन्य शक्ति भेजेगा और संख्याएं भी लगभग बराबर थीं। जियाओ यी को इस सेनापति में ज्यादा दिलचस्पी थी, उसके बारे में क्या? यू हुआक्सियन की आंखों में भय झलक रहा था जब उसने गंभीर स्वर में कहा, उसकी साधना ताओक्लेश क्षेत्र की 7वीं परत पर है, और ऐसी अफवाहें हैं कि उसके पास रक्त दानव युद्ध शरीर है, जो शीर्ष 10 पवित्र भूमियों के बाद दूसरे स्थान पर है, जिससे उससे निपटना बेहद कठिन है। ताओक्लेश क्षेत्र की 7वीं परत का शिखर, रक्त दानव युद्ध शरीर, तब उसकी युद्ध शक्ति ताओक्लेश क्षेत्र की 8वीं या यहाँ तक कि 9वीं परत के बराबर होनी चाहिए। बैकवर्ड। जियाओ यी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, वास्तव में वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। वह अब गोल्डन कोर क्षेत्र के 35वें रिंग पर था। ताओक्लेश क्षेत्र की 3री परत के तुलनीय पवन वज्र पवित्र शरीर और दिव्य सिंहासनारूढ़ शक्ति की वृद्धि के साथ वह 7वीं परत ताओक्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति को टक्कर दे सकता था। ये किंग यू स्वयं ताओक्लेश क्षेत्र की 7वीं परत के शिखर पर था और उसके पास रक्त दानव युद्ध शरीर था। जियाओ यी की वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह उससे भिड़ता तो उसकी जीत की संभावना 50% से भी कम थी। डीन, यू हुआक्सियन, मेरे पास कुछ मौलिक पत्थर हैं, तुम दोनों उन्हें बांट लो। जियो यी ने उनमें से प्रत्येक के लिए मौलिक पत्थरों का एक हिस्सा छोड़ दिया। उनके पास ईश्वर सीलिंग बीज नहीं थे और वे दिव्य सिंहासनारूढ़ स्वर्ग वशीकरण कौशल जैसी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक का अभ्यास नहीं कर रहे थे, इसलिए मौलिक पत्थरों को अवशोषित करने में उनकी गति और दक्षता जियाओ यी की तुलना में बहुत कम थी। उसने उन्हें जो मौलिक पत्थर दिए थे वे कम से कम आधे महीने तक उनकी खेती के लिए पर्याप्त थे और संभवतः वे एक छोटे दायरे तक बढ़ सकते थे। दोनों ने अपने हाथों में रखे मौलिक पत्थरों को देखा और एक दूसरे से पूछा, तुम्हें ये मौलिक पत्थर कहाँ से मिले? उनमें से 2 शीर्ष श्रेणी के मौलिक पत्थर भी थे। ये अनमोल खजाने थे। जियो यी ने दिल खोलकर हंसते हुए खनिज शिरा की खबर सुनाई, जिससे उन्हें ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा गया। तुम सचमुच भाग्य के बच्चे हो। जियाओ यी ने बस कंधे उचका दिए। इनमें कुछ निम्न और मध्यम श्रेणी के पत्थर हैं जो गोल्डन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं। देखते हैं सेना में कौन से गोल्डन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ इनका इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर उसने 2 और तात्विक पत्थर तैयार किए। ये दोनों पत्थर मेरी ओर से एल्डजू और एल्डर जियांग को देने के लिए हैं। जियांग वेशेंग की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन तात्विक पत्थरों की सहायता से वह निश्चित रूप से महान जिन साम्राज्य के आगमन से पहले ठीक हो जाएगा और वह अपनी साधना में और भी प्रगति कर सकता है। गू जुन्हे ने सिर हिलाया और कहा, जियो यी, तुम एकांत में जाने की योजना बना रहे हो, है ना? हाँ, जियो यी ने गंभीरता से कहा, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं अभी भी महान जिन साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना करने के लिए अपर्याप्त हूँ। गू जुन्हे ने कहा, तो फिर आप तियान की मार्शल आर्ट अकादमी जा सकते हैं, उनके साधना कक्ष हमेशा खाली रहते हैं। वह स्वाभाविक रूप से तियान की मार्शल आर्ट अकादमी के पुराने स्थल का उल्लेख कर रहे थे। जियो यी ने पुष्टि में गुनगुनाया, उसने पहले से ही उच्च क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए तियान की मार्शल आर्ट अकादमी के साधना कक्षों में वापस जाने की योजना बना ली थी। 4 प्रतीकों की सेना का प्रबंधन अब आपके हाथों में है। ये सब तियान किंग साम्राज्य के लिए है, दोनों ने एक स्वर में कहा। थोड़ी और चर्चा करने के बाद जियो यी रवाना हो गया। वह अब सचमुच बहुत व्यस्त था। आयरन माउंटेन सिटी से लौटने के बाद वह आकाश जेल में गया था, फिर जिंग माउंटेन पहुंचा और अब वह तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर जा रहा था। वह वस्तुतः बिना रुके काम करता रहा। गू जुन्हे ने धीरे से आह भरी और शियाओ यी को गायब होते देखा। वह खुद को इतना व्यस्त रखता है, शायद इसलिए भी कि वह खाली समय से बच सके, जिससे उसे किंगजू के बारे में हर छोटी बड़ी बात और विवरण याद आ जाए। ये कहा जा सकता है कि गू जुन्हे ने शियाओ यी और फॉन किंगजू को कदम दर कदम बढ़ते हुए देखा था, एक दूसरे का सम्मान और प्रशंसा करते हुए, जब तक कि अंततः उन्हें अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यू हुआक्सियन ने गंभीरता से कहा, जियो की प्रतिभा और ताकत के साथ एक दिन वह इन सितारों के नीचे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा, और फिर इस दुनिया में कोई भी उसे मिस किंगजू के साथ रहने से नहीं रोक पाएगा। इन दिनों उसने भी गू जुन्हे से जियाओ यी के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, और इसके लिए उन्होंने उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। हर बार जब जियाओ यी की प्रतिभा का जिक्र होता तो गू जुन्हे सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह पाते। आप सही कह रहे हैं, अपनी प्रतिभा के साथ भविष्य में इन सितारों के तले वह निश्चित रूप से सबसे चमकदार अस्तित्व होगा। वह दोपहर के समय चमकते सूरज की तरह भी हो सकता है। तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी का पूर्व स्थल। नई तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी पूर्व रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के ऊपर स्थित है, जिससे ये पुराना स्थल खाली हो गया है। पेड़ों से घिरे परिचित रास्ते पर चलते हुए जियो यी की निगाहें कुछ परिचित स्थानों पर काफ़ी देर तक टिकी रहीं, जहां उसकी और फॉन किंगजू की यादें मौजूद थीं। केवल आड़ू के फूल ही वैसे ही रहते हैं। जगह तो है, लेकिन लोग चले गए। प्रियतम अब उसके साथ नहीं है। किंगजू, क्या तुम ठीक हो?
जियो यी ने विशाल तारों वाले आकाश की ओर देखा, जहां अनगिनत तारे चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रहे थे। आकाश में तारे भरे हुए थे, फिर भी वह उस तारे को नहीं पा सका जो उसका था। हफ जियाओ यी ने गहरी सांस ली और एक धुंधली हवा का झोंका छोड़ा। जैसा कि गु जुन्हे ने कहा था, खुद को व्यस्त रखना मुख्यतः जुदाई के दर्द को कुछ समय के लिए बुलाने के लिए था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में उस दिन का दृश्य उसके मन में उभरता देख उसकी मुट्ठियां चुपचाप भींच गईं। बायू के लोगों को फॉन किंग जू को ले जाने से रोकने में असमर्थ, वह हस्तक्षेप करने में भी असमर्थ था। वह शक्तिहीनता और निराशा की उस भावना को दूसरी बार अनुभव नहीं करना चाहता था। किंगजू, जियाओ यी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। धुंधली दूरी में उसे ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में असंख्य तारों से बना फॉन किंगजू का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी ओर मीठी मुस्कान बिखेर रहा हो। जियो यी ने गहरी सांस ली और साधना के शांत कमरे में चली गई। सरसराहट, उसके सामने तात्विक पत्थरों की एक चमकदार कतार बिछी थी। अब उसके लिए मध्यम से निम्न श्रेणी के तात्विक पत्थरों का प्रभाव न्यूनतम था और वे ज्यादातर यूहुआक्सियन और अन्य लोगों को दिए गए थे। उन्होंने कई सौ श्रेष्ठ तात्विक पत्थर और 10 शीर्ष श्रेणी के तात्विक पत्थर बरकरार रखे। एक उच्च श्रेणी का तात्विक पत्थर 1,00,000 निम्न श्रेणी के तात्विक पत्थरों में निहित स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई के बराबर था। शरीर को कब्र के रूप में उपयोग करो, कब्र के भीतर दिव्यता को सील करो, स्वर्ग का ईश्वरीय दमन। जियाओ यी का शरीर कांप उठा और एक जबरदस्त ताउटी में बदल गया। उसके चारों ओर एक विशाल भंवर उभर आया और तात्विक पत्थर उस भंवर में फेंके जाने लगे जो स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को बेतहाशा खींच रहे थे। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जियाओ यी के सिर के ऊपर एक सुनहरा कोर धीरे धीरे प्रकट हुआ। साधारण गोल्डन एलिक्सिर पीक विशेषज्ञ अपने गोल्डन कोर को अपने शरीर से बाहर जाने देने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जियाओ यी अलग था। उसका स्वर्ण कोर सामान्य शिखर स्वर्ण कोर से कहीं आगे निकल गया, जिसके चारों ओर 35 स्वर्ण वलय थे। जैसे जैसे जियाओ यी ने मौलिक पत्थरों को खाना जारी रखा, धीरे धीरे और वलय दिखाई देने लगे। 36, 37, 38, वह एक ध्यानमग्न साधु की तरह शांत थे। लिटिल लिन भी रेंगते हुए बाहर आया, उसके बगल में लेट गया और जियाओ यी के चारों ओर बिखरे हुए स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई को खा गया। मनुष्य और पशु दोनों ही अपनी खेती को लगातार बढ़ा रहे थे। समय उड़ गया, पलक झपकते ही 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था और खेती का शांत कमरा खाए गए मूलभूत पत्थरों के छिलकों से अटा पड़ा था। लिटिल लिन के तराजू, जो चांदी की रोशनी से झिलमिला रहे थे, हल्के सुनहरे रंग में बदल गए थे। सुनहरा चमकदार कवच, ऐसा लग रहा था मानो वह सोने से बना हो। एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। यह असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाला था। इसकी साधना में भी काफी सुधार हुआ था, जो आरंभिक छठे स्तर से बढ़कर मध्य स्तर तक पहुंच गया था, जो ताओक्लेश क्षेत्र की चौथी परत के समान था, जिससे लिटिल लिन की युद्ध शक्ति ताओक्लेश क्षेत्र के साधारण छठे स्तर के विशेषज्ञों से कमजोर नहीं थी। यदि यह अपने शक्तिशाली विष का उपयोग करके अचानक हमला करता है, तो यह ताओक्लेश क्षेत्र के 7वें स्तर के स्वामी को भी जहर दे सकता है। बिल्कुल, इससे भी अधिक भयावह सुधार वाला व्यक्ति था जियाओ यी। उसके स्वर्णिम कोर के ऊपर अब 49 छल्ले चमक रहे थे। ये छल्ले स्वर्ण कोर के चारों ओर तैरते रहते थे, ऊपर नीचे होते रहते थे तथा चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करते थे। इस अदृश्य स्वर्ण कोर से निकलने वाली आभा अधिकांश मार्शल दाव दिव्य फलों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में 5 दिन पहले वह 49 वलयों तक पहुंच चुका था और इन 5 दिनों में बचे हुए मौलिक पत्थरों को खा लेने के बावजूद उसकी प्रगति रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि असीम स्वर्ण अमृत सचमुच अपनी सीमा तक पहुंच गया है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और प्राचीन स्वर्गीय मकबरे ने उसे केवल प्रेरणा की एक झलक दी थी, जिससे उसे असीम स्वर्ण अमृत के अस्तित्व का पता चला था। जहां तक विशिष्ट साधना पद्धति और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग का प्रश्न है, तो इसका एक भी अभिलेख नहीं था। इससे जियाओ यी को अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 49 रिंग्स गोल्डन अमृत पर अटक गया और अधिक प्रभामंडल को संघनित करने में असमर्थ, जियाओ यी ने प्रभामंडल को तोड़ने और ताओक्लेश क्षेत्र में कदम रखने की कोशिश की। परिणाम अभी भी निष्फल था। वह प्रभामंडल को भी नहीं तोड़ सका और 49 वलय स्वर्ण अमृत के स्तर पर दृढ़तापूर्वक अटका रहा। एक ही समय पर जियाओ यी के शरीर में ईश्वर सीलिंग बीजों की संख्या भी 49,000 तक पहुंच गई थी और वह अब मुश्किल से झाओ वूजी की कब्र तक पहुंच पा रहा था। हालांकि विंड थंडर आदरणीय की पिछली चेतावनी के साथ जियाओ यी ने झाओ वूजी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वाह, जियाओ यी ने गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लगता है कि अल्पावधि में ताओक्लेश क्षेत्र में कदम रखना असंभव होगा, लेकिन मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं उस महान जिन युद्ध देवता से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रक्त दानव लड़ाई शरीर, ये पहली बार था जब उनका सामना किसी विशेष शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति से हुआ था। नवगठित पवन वज्र युद्ध निकाय बनाम रक्त दानव युद्ध निकाय। कौन अधिक शक्तिशाली था और कौन कमजोर?
जियोई को एक स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि उसके भीतर युद्ध की इच्छा अधिकाधिक तीव्र होती जा रही थी। सेहाई किंगडम, राजधानी। वर्तमान सेहाई साम्राज्य के समुद्र राजा हाई रुईदोंग ठंडे पसीने से लथपथ थे, जमीन पर घुटने टेके हुए, रक्त रंग के युद्ध कवच में किन यू को विनती भरी आंखों से देख रहे थे। कृपया हमें छोड़ दें, जनरल किन, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें छोड़ दें। किन यू की निगाहें बर्फीली थीं जब उसने सेहाई साम्राज्य के शाही परिवार और मंत्रियों को अपने सामने दंडवत करते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आपने युद्ध को इतनी बुरी तरह से नहीं संभाला होता तो क्या मेरे 7वें राजकुमार को शियाओई के हाथों कष्ट सहना पड़ता। मुझे 7वें राजकुमार का बदला लेने का आदेश दिया गया है, इसलिए आइए हम सेहाई साम्राज्य की राजधानी के प्रत्येक जीवित प्राणी के ताजे रक्त का उपयोग स्वर्ग में उसकी आत्मा को सम्मान देने के लिए करें। नहीं, जनरल किन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाई रुईदोंग का चेहरा हताशा से भर गया, लेकिन किन यू ने बस ठंडे स्वर में अपना हाथ हिलाया, मार डालो। धमाका, धमाका, धमाका। इस आदेश पर उनके लाखों सैनिकों वाले गोल्डन क्रो गार्ड्स खूनी राक्षसों में बदल गए और राजधानी पर हमला कर दिया। देवताओं से सामना होने पर देवताओं को मार डाला तथा बुधों से सामना होने पर बुधों को मार डाला। इसमें केवल आधा दिन लगा। सेहाई साम्राज्य की राजधानी नानहुआंग, जो कभी 10 देशों में से एक थी, खून का समुद्र बन गई। राजधानी में लगभग 10 लाख नागरिकों का कत्लेआम किया गया। शाही परिवार के सदस्य और अधिकारी अपने भाग्य से बच नहीं सके। जनरल, शहर में एक भी जीवित प्राणी नहीं बचा है, गोल्डन क्रो गार्ड्स में से एक ने भावशून्यता से कहा। किन यू ने सिर हिलाया, अपने घोड़े की लगाम कसी और उदासीनता से कहा, सब लोग सुनो, 7वें राजकुमार का बदला अभी शुरू हुआ है। आज से हर दिन एक शहर गिरेगा जब तक कि हम तियानकिंग साम्राज्य तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी शहर में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, देखते ही मार देंगे, समझ रहे हो। हर शहर में किसी को भी न छोड़ा जाए, देखते ही मार डालो। मारना। गर्जना से धरती और आकाश हिल गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस नरसंहारित राजधानी में अनगिनत क्यूई ब्लड हवा में भटक रहे थे और उन्मत्ततापूर्वक किन्यू की ओर बढ़ रहे थे। इन लाखों लोगों के क्यूई रक्त को निगलते हुए किन्यू का भाव और भी अधिक आनंदित हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे लालिमा से भर गईं। अपनी हथेली में रक्त मोती को संघनित होते देख उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे मुंह में डाला और चबाया। उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक बार जब तियानकिंग साम्राज्य का हर शहर खाली हो जाएगा तो उनके क्यूई रक्त की शक्ति मुझे धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देगी, है ना? हे। जैसे ही यह महान जिन सेना रवाना हुई, एक के बाद एक भयानक समाचार आने लगे। जहां भी किन्यू गया, शहरों का कत्लेआम हुआ। शहर का कत्लेआम करो, शहर का कत्लेआम करो, शहर का कत्लेआम करो। प्रतिदिन एक शहर, कोई भी नहीं बचा। नानहुआंग के सभी 10 देश दहशत में थे। किन यू का नाम उन पर काले बादल की तरह मंडरा रहा था। यह अत्याचार और भय आखिरकार 10 दिन बाद तियानकिंग साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया। तांगलांग शहर। तियानकिंग साम्राज्य और सेहाई साम्राज्य के बीच एक सीमावर्ती शहर। तांगलांग शहर किसी भी तरह से हिया शहर से कमतर नहीं है। ये तियानकिंग साम्राज्य और सेहाई साम्राज्य के बीच स्थित है। क्योंकि सेहाई राज्य और तियानकिंग राज्य के बीच का सीमा क्षेत्र एक अंतहीन घास का मैदान है, दोनों देशों के अधिकांश युद्ध के घोड़े इस मैदान पर पाले जाते हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच सीमावर्ती शहर बहुत बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। 10 लाख सैनिकों की तैनाती करना आसान काम है। शहर के द्वार के ऊपर जियोई, गू जुन्हे, यू हुआक्सियन, जियांग वेशिंग, जूबुफान, जियांग ताई, हुआंगपाओ और अन्य सभी उपस्थित थे। नीले आकाश पर लहराते हुए झंडे हवा में लहरा रहे थे। नीचे मैदान में असीम विस्तार में एक भयंकर ठंडी हवा बह रही थी, जहां महान जिन साम्राज्य के लाखों स्वर्ण कौवा रक्षक और 10 लाख की सेना कतार में खड़ी थी। उन्होंने छिपने की कोई कोशिश नहीं की। महान जिन साम्राज्य की नज़र में तियानकिंग साम्राज्य चींटियों के अलावा कुछ नहीं था, जिसे आसानी से हाथ से कुचला जा सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि यह युद्ध महान जिन साम्राज्य के प्रतिशोध का था। उनका उद्देश्य न केवल तियानकिंग साम्राज्य को नष्ट करना था, बल्कि उनके अधीनस्थ राज्यों को भी डराना था। महान जिन साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए महान कियान के नीचे महान जिन सर्वोच्च शासन करता है। इसलिए जैसे ही किन्यू तांगलांग शहर के बाहर पहुंचा, उसने अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैनात होने का आदेश दिया। एक प्रभावशाली गति के साथ और शक्तिशाली हत्या का इरादा रक्तलाल बादलों में संघनित हो गया। 10 लाख से अधिक लोग मौन खड़े थे, केवल आकाश में झंडे लहरा रहे थे और युद्ध के घोड़े हिनहिना रहे थे। इसका दृश्य मात्र ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने तथा रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त था। इस बार मुख्य कमांडर जियोई था। यहाँ तक कि तियानकिंग साम्राज्य के स्वामी जियांग ताई को भी अलग खड़ा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा बिना किसी शिकायत के किया।
अतीत में तियानकिंग साम्राज्य में ताओ क्लेश क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति जियांग वेइशेंग था, लेकिन अब 6 थे, जिनमें जू बुफान, यू हुआक्सियन और हुआंगपाओ जैसे असाधारण प्राणी शामिल थे जो सामान्य ताओ क्लेश क्षेत्र से बहुत परे थे। उसके पीछे 4 प्रतीकों वाली सेना की 2 मिलियन की और भी अधिक शक्तिशाली सेना खड़ी थी। 1 लाख जानवर घुड़सवार सेना, ये सब जियाओ यी की बदौलत था। घोड़ों के खुरों की आवाज़ तेजी से आने लगी। महान जिन साम्राज्य के शिविर से एक व्यक्ति निकला और सीधे तांगलांग शहर की ओर बढ़ गया। ये स्वर्णिम कवच पहने हुए स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक जनरल था। ये व्यक्ति गोल्डन क्रो गार्ड्स का कमांडर था। सुनहरे कवच वाला योद्धा तांगलांग शहर के नीचे खड़ा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर झुकाकर शहर के द्वार के ऊपर जियोयी और अन्य लोगों को देखा। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। तियानकिंग साम्राज्य का स्वामी जियांग ताई कौन है? जियांग ताई अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। आंखें सिकोड़ते हुए उसने उत्तर दिया, मैं ही वह हूँ। तो यह आप है? सुनहरे कवचधारी योद्धा ने तिरस्कार से कहा, जनरल किन के आदेश से तियानकिंग साम्राज्य के स्वामी जियांग ताई से शहर के द्वार जल्दी से खोलने और गद्दार शियाओयी का सिर पेश करने का आदेश दिया जाता है। अन्यथा हमारी सेना तियानकिंग साम्राज्य को तबाह कर देगी, एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। धमाका! शहर के फाटक के ऊपर हर कोई गुस्से में था। ठंडी आंखों के जोड़े सुनहरे कवच वाले योद्धा पर टिक गए। फिर भी वह महान जिन साम्राज्य के समर्थन से आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था, भीड़ से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जनरल किन ने आपको विचार करने के लिए 1 घंटे का समय दिया था। हालांकि उस घंटे को बहुत नीरस होने से बचाने के लिए जनरल किन ने आप सभी के लिए कुछ मनोरंजक प्रदर्शन तैयार किए हैं। मुझे आशा है कि आप उनका आनंद लेंगे। हा। ऐसा कहकर स्वर्ण कवचधारी योद्धा आगे बढ़ गया। जब वह वापस अपने पद पर लौटे, महान जिन साम्राज्य के सैन्य गठन के भीतर लोगों की घनी भीड़ दिखाई दी। मोटे तौर पर गणना करने पर उनकी संख्या 2 लाख से अधिक थी। ऐसा लगता है कि वे सिहाई राज्य के नागरिक हैं। किन यू क्या करने की योजना बना रहा है? क्या वह निश्चित रूप से सिहाई साम्राज्य से शरणार्थियों को हमारे तांगलांग शहर पर हमला करने के लिए नहीं ले जाना चाहता है? जबकि हर कोई हैरान था। सिहाई साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक के पीछे महान जिन साम्राज्य का एक सैनिक उभरा। अच्छा नहीं है। क्या वे सेना के सामने फांसी देने की योजना बना रहे हैं? जियाओ यी और अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। पू। ब्लेड की रोशनियों की एक श्रृंखला हवा में फैल गई। धधकती लपटों के बीच ब्लेड की चांदी जैसी चमक अत्यंत चकाचौंध कर देने वाली थी। जहां भी ब्लेड की धार गुजरी, सिर जमीन पर टकराया। 2 लाख लोग, कोई भी नहीं बचा। विशाल भूमि के ऊपर सिर लुढ़के और खून बह रहा था, जो खून की नदियों में परिवर्तित हो गया, जिससे खेत लाल रंग की चमकदार छाया में रंग गए। 2 लाख लोग ऐसे ही मारे गए। जानवर, ये और कुछ नहीं बल्कि जानवर हैं। उनमें कई बच्चे भी थे। क्या वे सचमुच बच्चों को भी मार सकते थे? तियानकिंग साम्राज्य के सभी सेनापतियों की आंखें क्रोध से फटी हुई थीं। वे अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। उनके क्रोध में वे इस लड़ाई को जीतने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गए। यदि वे असफल हो गए तो, यदि महान जिन साम्राज्य की सेनाएं तियानकिंग साम्राज्य में प्रवेश करती हैं, तो तियानकिंग के लोगों का भाग्य उन 2 लाख लोगों के समान होगा। क्लिप क्लॉप। सुनहरे कवच वाले जनरल ने अपनी वापसी यात्रा की। उनके चेहरे पर एक अहंकार भरा भाव था और उन्होंने घोषणा की, ये वह तमाशा है जो जनरल किन ने आपके लिए तैयार किया है। यदि 1 घंटे के भीतर जियोई को नहीं सौंपा गया, जब महान जिन साम्राज्य के लोहे के खुर तियानकिंग साम्राज्य को समतल कर देंगे, तो आपके तियानकिंग में ऊपर से नीचे तक हर कोई इस अंत को प्राप्त करेगा। याद रखें, आपके पास केवल 1 घंटा है। हा। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। सुनहरे कवच वाले जनरल को ऊंचे कदमों से जाते हुए देखकर शहर के द्वार का ऊपरी हिस्सा सन्नाटे में डूबा हुआ था। टकराना! जियांग ताई ने अचानक अपने सामने पत्थर की टाइलें तोड़ दी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, महान जिन साम्राज्य ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यू हुआक्सियन ने उदासीनता से कहा, यह जंगल का कानून है, जहां कमजोर लोग अपने जीवन या मृत्यु को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। किन यू भ्रम में है। क्या वह सोच रहा है कि वह मुझे जियो को सौंप सकता है? हास्यास्पद! जियांग ताई ने सभी की ओर उग्र दृष्टि से देखते हुए अचानक गहराई से झुककर गंभीरता से कहा, जनरलों, मैं आपको तियानकिंग साम्राज्य की रक्षा करने, उन जानवरों को तांगलांग शहर में आधा भी कदम न रखने देने का दायित्व सौंपता हूं। किन यू की रणनीति के साथ, एक बार जब वे तांगलांग शहर से आगे निकल गए, एक बार जब तियानकिंग साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली गई, तो वे वास्तव में पूरे देश का नरसंहार करने के लिए आगे बढ़ सकते थे। यह महज एक शहर का कत्लेआम नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र का कत्लेआम, पूरे देश का नरसंहार। इससे पहले वे ऐसी चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन किन यू, वह ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में ऐसा कर सकता था।
आखिरकार, जैसा कि जियाओई ने पहले तियानलान साम्राज्य की कई लाख सेना को फंसाकर मार डाला था, ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों सेनाएं युद्ध में उलझी हुई थीं, जहां या तो तुम मरोगे या मैं। बाद में तियानलान साम्राज्य और किंगयुन साम्राज्य में घुसपैठ करने के बाद भी उसने कभी किसी निर्दोष नागरिक पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन किन्यू अलग था। रक्तदानव युद्ध शरीर के स्वामी के रूप में वह जितना अधिक लोगों को मारता उतना ही शक्तिशाली होता जाता। यदि वह एक पूरे राष्ट्र का नरसंहार कर दे तो वह अपना धर्म प्रकट कर सकता है और धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में कदम रख सकता है। यही कारण है कि किन्यू के युद्ध अभियान में प्रतिदिन नगर में नरसंहार शामिल था। वह इस अवसर का उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य धर्म प्रकटीकरण है। महान जिन साम्राज्य के सैन्य गठन के अंदर पूर्वी युद्ध राजा हंसा, जनरल किन, तियानकिंग साम्राज्य के वे बदमाश शायद आपके कदम से हिल गए हैं, अब वे घबराहट की स्थिति में होंगे। दक्षिणी युद्ध राजा ने अपने कान साफ किए और हल्के से बोला, मामूली तियानकिंग साम्राज्य महान जिन साम्राज्य को भड़काने की हिम्मत कर रहा है, उन्हें सचमुच जीने या मरने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम उनकी पूरी आबादी का नरसंहार भी कर दें तो क्या बड़ी बात है। हमें सबसे पहले जनरल किन को बधाई देनी चाहिए। एक बार जब वह पूरे तियानकिंग साम्राज्य का नरसंहार कर देगा तो उसका रक्त दानव युद्ध शरीर पूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर लेगा और धर्म भी दूर नहीं है। पश्चिमी युद्ध राजा ने किन्यू को गहरी सावधानी और थोड़ी ईर्ष्या से देखा। तब तक हम जनरल किन के समर्थन पर निर्भर रहेंगे। रक्त दानव युद्ध शरीर जीवित प्राणियों के क्यूई रक्त को ग्रहण करने में सक्षम, जिससे साधना में तेजी से वृद्धि होती है। वे भी ऐसी स्वर्ग विरोधी काया की लालसा रखते थे। तथापि अतीत में महान जिन साम्राज्य शायद ही कभी युद्धों में शामिल होता था, इसलिए सिर्फ किन्यू के लिए विनाश का युद्ध शुरू करना असंभव था और वह केवल क्यूई रक्त को अवशोषित करने के लिए गुप्त रूप से हत्या कर सकता था। हालांकि अब उसके पास एक वैध अवसर है, यहाँ तक कि धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र पर हमला करने का भी। स्वाभाविक रूप से वह इस बेहतरीन मौके को नहीं गंवाएगा। किन्यू खिलखिलाकर हंसा, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सेहाई साम्राज्य में इस अभियान में उसने 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को तबाह कर दिया था। उसकी साधना ताओक्लेश क्षेत्र के 7वें स्तर से 8वें स्तर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वह तियानकिंग साम्राज्य में घुसपैठ करने, पूरे देश का नरसंहार करने और धर्म प्रकटीकरण की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक था। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। ऐसा लगता है कि तियानकिंग राज्य की भीड़ ने अंत तक प्रतिरोध करने का निर्णय ले लिया है। एक गहरी सांस लेते हुए किन्यू ने अपने बगल में खड़े सुनहरे कवचधारी जनरल की ओर देखा और ठंडे स्वर में आदेश दिया, ढोल बजाओ, हमला करो। बूम बूम बूम। दूर से महान जिन साम्राज्य के युद्ध के नगाड़े बज रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जमीन ऐसे हिल रही थी मानो उसके नीचे कोई अजगर पलट रहा हो। 1 लाख सैनिकों की एक टुकड़ी दुश्मन की टुकड़ी से अलग हो गई तथा 10 वर्गाकार टुकड़ियां बनाकर मोर्चे की ओर आगे बढ़ी। इन 1 लाख सैनिकों में से प्रत्येक ने स्वर्ण कवच पहन रखा था। उनके हाथों में एक लंबी तलवार थी और उनके कंधों पर युद्ध ढाल थी। उनमें से प्रत्येक से एक बर्फीली, घातक आभा निकल रही थी। उनके कदमों की एकरूपता से तथा किसी भी अन्य शोर के बिना कोई भी ये बता सकता था कि यह एक विशिष्ट बल था। इन 1 लाख लोगों में सबसे आगे ताओक्लेश क्षेत्र से सफेद युद्ध कवच में 2 आकृतियां थीं। वे 4 प्रतीक राजाओं में से पूर्वी युद्ध राजा और पश्चिमी युद्ध राजा हैं। उनमें से प्रत्येक ताओक्लेश क्षेत्र की 5वीं परत से ऊपर एक मजबूत अभ्यासी है और उनके पीछे 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षक हैं। यू हुआक्सियन ने गंभीर स्वर में कहा, यह जनरल किन्यू की सामान्य रणनीति है, गोल्डन क्रो गार्ड्स के साथ दुश्मन पर हमला करना। फिर 5 लाख की संख्या में घुड़सवार सेना दुश्मन को पूरी तरह से कुचलने के लिए नीचे झपट्टा मारेगी। उसके बाद पैदल सेना। 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षक। जियो यी ने सिर हिलाया और आदेश दिया, गू जुन्हे, यू हुआक्सियन, मेरी आज्ञा सुनो। मैं तुम दोनों को दुश्मन से मिलने के लिए 4 प्रतीकों वाली सेना से 50,000 सैनिकों का नेतृत्व करने का आदेश देता हूँ। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। गू जुन्हे ने लड़ने की तीव्र इच्छा से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। जियो यी के मौलिक पत्थरों की मदद से वह भी ताओक्लेश क्षेत्र की 3री परत में कदम रख चुका था। वह ताओक्लेश क्षेत्र की 5वीं परत के अभ्यासी के साथ व्यवहार करने में पूरी तरह सक्षम थे। जहां तक यू हुआक्सियन का प्रश्न है, वह ताओक्लेश क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच चुका था और उसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक महान युद्ध की आवश्यकता थी। दोनों के चले जाने के बाद जियो यी ने आगे कहा, जियांग वेशिंग, हुआंग पाओ, मेरी आज्ञा सुनो। तुम दोनों तुरंत बीस्ट राइडर्स को संगठित करो। जैसे ही जनरल गो और हुआक्सियन गोल्डन क्रो गार्ड्स को तोड़ देंगे, बीस्ट राइडर्स हमला कर देंगे। अगर किन्यू तियानकिंग साम्राज्य के सभी लोगों का वध करना चाहता है तो मैं उसकी 10 लाख से ज्यादा की सेना को तांगलांग शहर के ठीक बाहर दफना दूंगा। हाँ, दोनों तुरंत पीछे हट गए। झनकार, शहर के द्वार खुल गए। यू हुआक्सियन और गू जुन्हे ने 4 प्रतीकों वाली सेना के 1 लाख सैनिकों का नेतृत्व किया और सीधे 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षकों की ओर बढ़े।
गोल्डन क्रो गार्ड्स के सामने सफ़ेद युद्ध कवच पहने पूर्वी युद्ध राजा ने भावशून्य स्वर में कहा, यू हुआक्सियन, वह नपुंसक, वास्तव में तियानकिंग साम्राज्य में भाग गया है। जब महामहिम ने उसे पूर्वी कारखाने का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया था तो मैंने इसका कड़ा विरोध किया था। नपुंसक वास्तव में अविश्वसनीय होते हैं। उनके पीछे के सैनिक भी सरल नहीं हैं। सैन्य पृष्ठभूमि से होने के कारण 4 प्रतीक राजाओं को एक नज़र में ही पता चल गया कि सेना कितनी असाधारण थी। पश्चिमी युद्ध राजा ने गहरी आवाज में कहा, आदेश भेजो, सैनिकों से कहो कि इसे हल्के में न लें, उन्हें जोरदार प्रहार करना होगा। आदर्श रूप से हमें घुड़सवार सेना के कदम उठाने से पहले ही इन 1 लाख सैनिकों का सफाया कर देना चाहिए। उन्हें महान जिन साम्राज्य के स्वर्ण कौवा रक्षकों पर पूरा भरोसा था। 1 लाख स्वर्ण कौवा रक्षकों ने अपनी तलवारों से अपनी ढालों पर प्रहार किया। धमाका। साम्राज्य के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। धमाका धमाका। ये ध्वनि आकाश में गूंज उठी, भेड़ियों जैसी भयंकर और बाघों जैसी आक्रामक। गू जुन्हे ने अपनी लंबी तलवार से इशारा किया और दहाड़ा, 4 प्रतीकों की सेना, अजेय बनो, मार डालो, मारना मारना मारना। 4 प्रतीकों वाली सेना की जयघोष गर्जनापूर्ण थी, जो स्वर्ण कौवा रक्षकों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। धमाका। दोनों पक्ष एक क्षण में टकरा गए। पश्चिमी युद्ध राजा और पूर्वी युद्ध राजा को क्रमशः यू हुआक्सियन और गू जुन्हे ने पकड़ रखा था। शेष गोल्डन क्रो गार्ड्स और लीजन 2 विशाल लहरों की तरह आपस में टकरा गए। भयंकर युद्ध की आवाजें आकाश में गूंज रही थीं। सैन्य संरचना के भीतर दक्षिणी युद्ध राजा ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि 4 प्रमुख राज्य मिलकर भी तियानकिंग साम्राज्य को परेशान नहीं कर सके। उनकी सैन्य शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं है। किन्यू का चेहरा ठंडा था, उसकी व्यंग्यात्मक भाषा जारी थी। वे पतझड़ के बाद के टिड्डे हैं जो अधिक समय तक उछल कूद नहीं कर सकते। मेरे महान जिन साम्राज्य के स्वर्ण कौवा रक्षक अजेय हैं, वे इतने छोटे देश के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल। उत्तरी युद्ध राजा हंसा। उसका शरीर इतना भारी था कि जिस निम्न स्तरीय 6 चरणीय जानवर पर वह सवार था वह उसके भार से जूझता हुआ प्रतीत हुआ। जनरल किन, क्या आप सचमुच तियानकिंग साम्राज्य को तोड़ने के बाद पूरे राष्ट्र का कत्लेआम करने का इरादा रखते हैं। किन्यू ने सिर हिलाया, केवल तियानकिंग साम्राज्य को नष्ट करके ही हम वास्तव में महामहिम का बदला ले सकते हैं। दक्षिणी और उत्तरी युद्ध राजाओं ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में दया का कोई संकेत नहीं था, बल्कि सहमति की एक झलक थी। आप समझदारी से बात करते हैं। हमारे महान जिन साम्राज्य की गरिमा को धूमिल नहीं किया जा सकता है। गोल्डन क्रो गार्ड्स विपक्ष को कुचलने वाले हैं, हम घुड़सवार सेना को। दक्षिणी युद्ध राजा ये कह रहा था कि तभी उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसकी पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। यह क्या स्थिति है। युद्ध के मैदान पर पूर्वी युद्ध राजा को पहले ही यू हुआक्सियन द्वारा मार दिया गया था। पश्चिमी युद्ध राजा भी गू जुन्हे से उलझ गया था और खुद को छुड़ा नहीं सका। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह था गोल्डन क्रो गार्ड्स, जो अजेय थे। वे वास्तव में 1 लाख 4 प्रतीक सेना के हमले के कारण पुनर्तः पतन के कगार पर थे। बस एक संक्षिप्त क्षण में 1 लाख गोल्डन क्रो गार्ड्स में से आधे से अधिक नष्ट हो चुके थे। असंभव। कैसे? तियानकिंग साम्राज्य के पास इतने उत्कृष्ट सैनिक कैसे हो सकते हैं। दक्षिणी युद्ध राजा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने किन्यू की ओर देखते हुए कहा, जनरल किन, हमें क्या करना चाहिए। किन्यू का चेहरा राख सा हो गया था। उन्होंने ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि गोल्डन क्रो गार्ड्स, जो पहले अजेय थे, को तियानकिंग साम्राज्य के खिलाफ इस तरह के झटके का सामना करना पड़ेगा जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उदास चेहरे के साथ किन्यू ने गुस्से से कहा, 1 लाख जादुई पशु घुड़सवार सेना दुश्मन की पंक्तियों पर हमला कर रही है। उसके पीछे शेष 4 लाख घुड़सवार सेना है। तियानकिंग राज्य एक छोटा और महत्वहीन देश, इन 1 लाख कुलीनों की पूरी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। जब तक हम इन 1 लाख लोगों का सफाया नहीं कर देते, तियानकिंग राज्य के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। बूम बूम बूम। युद्ध के नगाड़े गरजे और धरती कांप उठी। 1 लाख जादुई पशु घुड़सवार सेना 4 लाख नियमित घुड़सवार सेना के साथ सैन्य पंक्तियों से बाहर निकली और 4 प्रतीकों वाली सेना की ओर बढ़ी। 5 लाख की विशाल सेना काली लहर की तरह जहां से भी गुजरी वहां कोई घास या टाइल नहीं बची। पश्चिमी युद्ध राजा और गू जुन्हे उत्साह से कांपते हुए अपने चेहरे पर जंगली खुशी दिखाते हुए बोले, हा गू जुन्हे, तुम बर्बाद हो गए। क्या ऐसा है? गू जुन्हे ने बस एक ठंडी उपहासपूर्ण मुस्कान दी, अचानक पीछे हट गए और यू हुआक्सियन के साथ 1 लाख 4 प्रतीकों वाली सेना को तांगलांग शहर से दूर ले गए। आक्रमण करो, उन्हें भागने मत दो, उन्हें मिटा दो। पश्चिमी युद्ध राजा गू जुन्हे द्वारा, जो उससे निम्न स्तर का साधना स्तर का था, दबा दिए जाने के कारण पहले से ही बेहद निराश था। दक्षिणी युद्ध राजा और उत्तरी युद्ध राजा को घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए और 4 प्रतीक सेना को अव्यवस्थित रूप से पीछे हटते देखकर वह अपना सम्मान पुनः प्राप्त करने का यह अवसर कैसे चूक सकता था।
तुरंत नेतृत्व संभालते हुए उसने शेष स्वर्ण कौवा रक्षकों के साथ उनका पीछा किया। तथापि जैसे ही गु जुन्हे और यू हुआक्सियन तांगलांग शहर के निकट पहुंचे, वे शहर में भागे नहीं बल्कि दोनों ओर बिखर गए। लगभग एक साथ धरती भयानक भूकंपों की एक श्रृंखला से कांप उठी। धरती ऐसे हिली जैसे भूकंप आया हो। वह क्या है? तांगलांग शहर के भीतर से अचानक काले लोहे की एक धारा बह निकली, जिनमें से प्रत्येक ने टंगस्टन लोहे का कवच पहन रखा था और उसके हाथ में टंगस्टन लोहे का भाला था। उनके शरीर मंद काली रोशनी से चमक रहे थे। उनके नीचे विशालकाय और शक्तिशाली जादुई जानवर थे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख जादुई जानवरों की घुड़सवार सेना तांगलांग शहर से बाहर निकली। उनका नेतृत्व करने वाले कोई और नहीं बल्कि जियांग वीशिंग और जू बुफान थे। जियांग वेशिंग जोर से चिल्लाया, मार डालो। लाखों जादुई पशु घुड़सवारों की गड़गड़ाहट लोहे की धार की तरह थी, भूतों की सेना की तरह। इस भयानक गति ने महान जिन साम्राज्य के 5 लाख घुड़सवारों को स्तब्ध कर दिया। पश्चिमी युद्ध राजा की आंखें पागलपन से फट गईं। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। पीछे हटो, पीछे हटो। दक्षिणी युद्ध राजा और उत्तरी युद्ध राजा के चेहरे पर भय के भाव थे और उन्होंने पीछे हटने के लिए अपने घोड़ों की लगाम खींच ली। लेकिन उनकी युद्ध संरचना ऐसी थी कि जादुई जानवरों की घुड़सवार सेना आगे थी और नियमित घुड़सवार सेना पीछे। अब जब उन्हें पीछे मुड़ना ही था तो नियमित घुड़सवार सेना जादुई जानवरों से कैसे आगे निकल सकती थी? उन्हें अपनी ही तरफ की जादुई जानवरों की घुड़सवार सेना ने सीधे कुचल दिया, जिससे पूरी युद्ध संरचना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। तियानकिंग साम्राज्य से 10 लाख जादुई जानवरों की घुड़सवार सेना के आक्रमण के साथ महान जिन साम्राज्य की 10 लाख की सेना भूस्खलन की तरह ढह गई। मैदानों में खून की नदियां बह रही थीं और लाशों का समुद्र ऊंचा ऊंचा जमा हो गया था। महान जिन साम्राज्य की लाखों की सेना में से केवल 5वां हिस्सा ही सभी दिशाओं में भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। पश्चिमी युद्ध राजा को जू बुफान ने छेद दिया और जादुई जानवरों द्वारा कुचलकर मार डाला गया। दक्षिणी युद्ध राजा और उत्तरी युद्ध राजा भी गंभीर रूप से घायल हो गए और किन्यू की ओर भागने में सफल रहे। उनमें से कुछ ने मैदानों की ओर देखा, जहां लाखों जादुई पशु घुड़सवार एक पंक्ति में खड़े थे। उनकी आंखें पागलपन से फट रही थीं। हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। दक्षिणी युद्ध राजा का चेहरा पराजय की तस्वीर था। उत्तरी युद्ध राजा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, अविश्वास में दहाड़ते हुए, मुझे कौन बता सकता है कि ये जानवर घुड़सवार सेना कहाँ से आई है? 1 लाख जानवर घुड़सवार सेना, यहाँ तक कि महान जिन साम्राज्य के पास भी ऐसी सेना नहीं है। आखिर क्या हो रहा है? 1 लाख जानवर घुड़सवार सेना, वह एक विशाल हत्या मशीन थी। शक्तिशाली पशु प्रशिक्षकों के साथ भी महान जिन साम्राज्य को केवल 1 लाख की पशु घुड़सवार सेना बनाने में 100 साल से अधिक का समय लगा था, और तियानकिंग किंगडम ने सीधे तौर पर 1 मिलियन का उत्पादन किया था। लाखों जानवरों का उत्पात एक ऐसी चीज थी जिसे एक साधारण सैनिक आसानी से नहीं रोक सकता था। आपको समझना होगा, ये सामान्य सैनिक केवल भौतिक शरीर के दायरे में थे। दिव्य कौशल दायरे तक पहुंचने का मतलब था 100 का कप्तान बनना, दिव्य कौशल दायरे के मध्य चरण तक पहुंचने का मतलब था 1000 का कप्तान बनना, और अंतिम चरण या शिखर तक पहुंचने का मतलब था 10,000 का कप्तान बनना। गोल्डन कोर क्षेत्र के सेनापति थे और ताओक्लेश क्षेत्र के सेनापति थे, यहाँ तक कि तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति भी थे। लेकिन 10 लाख की सेना के भीतर गोल्डन कोर क्षेत्र में 10,000 में से केवल एक ही शामिल था। ताओक्लेश क्षेत्र तो और भी दुर्लभ था, कई लाख में से एक। विशाल बहुमत अभी भी दिव्य कौशल क्षेत्र और भौतिक शरीर क्षेत्र में थे। ऐसे मजबूत व्यक्तियों को उग्र जानवरों का सामना करना पड़ा और उन्हें आसानी से कुचल दिया गया। अभी अभी लाखों जानवरों की घुड़सवार सेना के आक्रमण से उन्होंने हजारों, यहाँ तक कि 1.5 लाख लोगों को रौंद डाला था। ये पूरी तरह से एक तरफा विनाश था। विनाश। जनरल किन, अब हमें क्या करना चाहिए? दक्षिणी युद्ध राजा ने पूछा। उसकी निगाह किन्यू पर टिकी थी, जो चुप रहा। किन्यू अपने घोड़े पर बैठा देख रहा था कि लाखों की सेना घटकर मुश्किल से 2 लाख रह गई है, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अभी भी पूरी तरह से अलग था। किन्यू की नज़र उन 2 लाख सैनिकों पर टिकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे लिए हमला करो, जो भी पीछे हटेगा वह मर जाएगा। क्या आप उन्हें लाखों जानवरों वाली घुड़सवार सेना का सामना करने के लिए भेज रहे हैं? क्या आप उन्हें मौत के घाट नहीं उतार रहे हैं? दक्षिणी युद्ध राजा गुस्से में चिल्लाया। तथापि किन्यू ने ठंडे स्वर में कहा, वास्तव में मैं उन्हें मौत के घाट उतार रहा हूं। हम। उत्तरी युद्ध राजा स्तब्ध रह गया। किन्यू ने डरते हुए कहा, हम ये युद्ध पहले ही हार चुके हैं। चाहे 20,000 बचे हों या एक भी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें केवल तियानकिंग साम्राज्य के सभी उच्च अधिकारियों का वध करना होगा। मेरा रक्त दानव युद्ध शरीर बड़ी सफलता प्राप्त करने वाला है। इन 2 लाख लोगों के क्यूई रक्त को अवशोषित करके मैं ताओक्लेश क्षेत्र की 9 स्तरीय परत तक पहुंच सकूंगा। फिर तियानकिंग साम्राज्य में कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है?
तुम्हारा मतलब है कि तुम इन 2 लाख योद्धाओं को अपनी साधना के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो। दक्षिणी युद्ध राजा कांपते हुए, दांत किटकिटाते हुए बोला, आपकी यात्रा मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर जारी है। उत्तरी युद्ध राजा ने किन्यू को गुस्से से घूरते हुए कहा, पागल, तुम पागल हो। वे महान जिन साम्राज्य के बच्चे हैं। छींटे। इससे पहले कि उत्तरी युद्ध राजा अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसका सिर किन्यू के पंजे में जकड़ लिया गया। उंगलियों ने उत्तरी युद्ध राजा की खोपड़ी के मुकुट को कुचल दिया। उंगलियां सिर में गहराई तक धंस गईं। गुरगल गुरगल गुरगल। क्यूई रक्त की धाराएं उन्मत्तता से चूस ली गईं, किन्यू के शरीर में समा गईं, उसका शरीर लालिमा से झिलमिला उठा। उत्तरी युद्ध राजा की लाश, जो अब सूखी भूसी जैसी हो गई थी, एक तरफ फेंकते हुए किन्यू ने अपनी लाल जीभ अपने होठों पर फिराई। उसकी भयंकर निगाहें दक्षिणी युद्ध राजा की ओर मुड़ी। क्या तुम भी मुझे रोकने की योजना बना रहे हो? हिस। दक्षिणी युद्ध राजा ने तेज सांस ली, उसकी आंखें भय से बड़ी हो गईं और वह किन्यू को देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन्यू इतना विक्षिप्त होगा, यहाँ तक कि उत्तरी युद्ध राजा को भी बिना सोचे समझे निगल जाना। गल्प। दक्षिणी युद्ध राजा ने बड़ी मुश्किल से निगला और जल्दी से कहा, जनरल किन मजाक कर रहे हैं, मैं आपको बाधा डालने का साहस कैसे कर सकता हूँ? झंकार। दक्षिण युद्ध राजा ने अपनी युद्ध तलवार निकाली और ब्लेड को आगे की ओर इंगित करते हुए दहाड़ा, पुरुषों, युद्ध में मेरे पीछे आओ और शत्रु का वध करो। फिर भी 2 लाख लोग एक दूसरे को निराशा से देखते रहे, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनके पक्ष में केवल 2 लाख घायल सैनिक बचे थे, जबकि उनके सामने 10 लाख राक्षसी घुड़सवारों की सेना थी। वे इससे कैसे लड़ सकते थे? छींटे। दक्षिण युद्ध राजा की कृपाण चमक उठी। उसने पीछे हटते हुए कई सैनिकों को 2 टुकड़ों में काट डाला और वह चिल्लाया, जो कोई भी पीछे हटेगा उस पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। मौत की धमकी के तहत 2 लाख लोग केवल दांत पीसकर आगे बढ़ सकते थे। यू हुआक्सियन ने बार बार उपहास किया, उन सबको मार डालो। बूम बूम बूम। राक्षस जानवरों की लाखों की सेना अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी। पलक झपकते ही 2 लाख लोगों को निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। केवल कुछ हजार लोग ही बचे जो घुटने टेक कर दया की भीख मांग रहे थे या सभी दिशाओं में भाग रहे थे। यहाँ तक कि दक्षिण युद्ध राजा भी आकाश में उड़कर दूर क्षितिज की ओर भाग गया। उसने किन्यू को उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह यहाँ अपनी जान गंवाने को भी तैयार नहीं था। किन्यू, मैं महाराज को सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। तुमने उत्तरी युद्ध राजा को मारने का साहस किया और महान जिन साम्राज्य की 10 लाख की सेना का विनाश किया और उन्हें अपनी साधना के लिए भोजन में बदल दिया। महाराज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दक्षिणी युद्ध राजा की आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह गूंजी, लेकिन उनका शरीर पहले ही ऊंचे आकाश में पीछे हटकर बादलों में विलीन हो चुका था। किन्यू ने उसके जाने की दिशा में देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये तो ताओक्लेश क्षेत्र से एक को मारने जैसा है, 10 लाख की सेना को खोने जैसा है। एक बार जब मैं तियानकिंग साम्राज्य के इन सभी उपद्रवियों को मार गिराऊंगा और धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में कदम रखूंगा, तो मैं जिन सम्राट के सिंहासन के लिए भी संघर्ष करूंगा। उसकी सजा से क्यों डरना? धमाका। किन्यू आकाश में उड़ गया। अपनी बाहें फैलाकर उसके चारों ओर रक्त की रोशनी हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। रक्त दानव शरीर, क्यूई रक्त को पिघला दो, खा जाओ। वाह! अचानक आकाश और पृथ्वी में एक भयंकर हवा चली। खूनी तूफान में युद्धभूमि में लाशों के भीतर का चीरक बलपूर्वक निकाला गया, जिससे हर एक शरीर सूखे भूसे में बदल गया। जमीन पर बहता हुआ चीरक्त और हवा में बिखरा हुआ चीरक्त लाल फीतों की धाराओं में इकट्ठा होकर किन्यू के शरीर में समा गया। इस लाखों की सेना का क्यू रक्त करोड़ों साधारण लोगों के वध से कहीं अधिक था। क्यूई रक्त की अंतहीन मात्रा किन्यू के चारों ओर एकत्रित होकर रक्त कोकून में बदल गई। ये रक्त का कोकून अंधकार में और भयावह था, जिसमें बर्फीली ठंड थी, जिससे लाखों राक्षस जानवर झिझक रहे थे, तीव्र बेचैनी और धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहे थे। यू हुआक्सियन का चेहरा अचानक बदल गया। अच्छा नहीं, किन्यू क्यूई रक्त खा रहा है। उसका रक्त दानव युद्ध शरीर पूरी तरह से साकार होने वाला है। गू जुन्हे ने लगाम कसी और अपने घोड़े पर आगे पीछे टहलते हुए कहा, क्या किन्यू है? मैं जानता था कि युद्ध के देवता होने की उसकी उपाधि के साथ हमारी सेनाओं के पूर्ण लाभ के बावजूद भी युद्ध इतना आसान नहीं होता। ये सब उसकी खुली योजना थी। चाहे हम हारें या वे, वह चिरक्त शक्ति की एक विशाल मात्रा को निगल सकता था। पागल, यह आदमी तो बिल्कुल पागल है। हम उसे पर्याप्त क्यूई रक्त शक्ति हड़पने नहीं दे सकते, अन्यथा हम उसके विरुद्ध कोई मौका नहीं दे पाएंगे। जियांग वेशिंग, जू बुफान और अन्य लोगों ने भी भारी भावों के साथ बात की। स्वूश स्वूश स्वूश, कई आकृतियां आकाश में ऊपर उठ गईं। यू हुआक्सियन ने अपनी आस्तीनें उतारीं, जिससे चांदी की सुइयों की बौछार हुई। गू जुन्हे की कृपाण हवा में फैल गई, उसकी रोशनी चांद की तरह आकाश को तिरछा चीरती हुई। जियांग वेशिंग का भाला इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था, जो आकाश को भेद रहा था।
जू बुफान की छड़ी नीचे की ओर गिरी, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक विशाल पर्वत में परिवर्तित हो गई और निर्दयतापूर्वक नीचे की ओर टूट पड़ी। नीचे जमीन पर तीरंदाजों ने सामूहिक रूप से तीरों की बौछार छोड़ी। अनगिनत हमलों ने आकाश को काला कर दिया और उसे किन यू के रक्त के आवरण में भर दिया। तथापि जैसे ही वे हमले रक्त कोकून से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर थे, उसके चारों ओर रक्त की रोशनी अचानक 100 गुना बढ़ गई, जिससे जबरदस्त हमला रुक गया। इसके बाद फुफकारने की आवाजें आईं। सभी हमले तीरों सहित रक्त की रोशनी से नष्ट हो गए तथा आकाश काले धुएं से भर गया। दरार खून के कोकून के अंदर से अचानक एक ताड़ का पेड़ फूट पड़ा, उसके बाद दूसरा, दोनों तरफ जोर जोर से बाहर की ओर धकेलता हुआ। किन यू एक चमकदार लाल आभा में लिपटा हुआ, मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाए शून्य में खड़ा था। उसकी आंखें खून के रेशों से भरी हुई, मारने की तीव्र इच्छा से भरी हुई थीं, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने ये भयावह और भयावह शब्द कहे, तुम सबको मरना ही होगा, तुम सब मर जाओगे। किन यू हवा में मडरा रहा था, उसकी आंखें गहरी लाल थीं। अचानक उसका शरीर लाल रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जो आकाश में 100 मीटर तक फैल गई और तुरंत यूहुआक्सियन और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गई। तूफान नाशपाती फूल। यूहुआक्सियन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे अनगिनत बारीक सुइयां बाहर निकल आईं। किन यू ने ठंडे स्वर में कहा, रक्त दानव परिवर्तन। वाह! रक्त की एक लहर उसके चारों ओर घूम गई, उसके शरीर की सतह पर इकट्ठा होकर एक विशाल रक्त रंजित राक्षसी छाया में बदल गई। उसने अपना खुला हुआ मुंह खोलकर सभी बारीक सुइयां एक ही घूंट में निगल लीं और फिर अपने सिर को हिलाते हुए सुइयां उल्टी दिशा में उड़ गईं। हवा में चीरती हुई उनकी आवाज़ सीधे 4 प्रतीकों वाली सेना पर लक्षित हुई। पफ पफ पफ, खून की धारें आसमान में उठ रही थीं। इस तीव्र गति से हुई गोलीबारी में हजारों लोग खून से लथपथ हो गए। हजारों का क्यू रक्त किन यू के शरीर में उमड़ पड़ा। उसकी लाल जीभ उसके होठों को चाट रही थी, मानो खून की प्यास हो। स्वादिष्ट, हा हा हा, सचमुच बलवानों का क्यू रक्त सबसे स्वादिष्ट होता है। उसकी नज़र यूहुआक्सियन और बाकियों पर पड़ी। यूहुआक्सियन, इस सेनापति ने अभी तक किसी हिजड़े के क्यू रक्त का स्वाद नहीं चखा है। आपको शायद यह मौका नहीं मिलेगा। उस शांत कथन के साथ जियोई की आकृति किन यू के सामने प्रकट हुई। जियोई, किन यू की रक्तलाल आंखें जियाओई पर टिकी थीं और उसकी जीभ अनायास ही उसकी निगाहों के नीचे उमड़ते क्यूई रक्त को देखकर बाहर निकल आए। उसकी आवाज़ भयावह थी, तुम्हारे खून का स्वाद बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैंने तुम्हें अंत में बचाने की योजना बनाई थी ताकि तुम उन्हें अपने सामने मरते हुए देख सको, धीरे धीरे अपने क्यूई रक्त का स्वाद ले सको। लेकिन चूंकि तुम स्वेच्छा से मेरे पास आए हो, तो ये जनरल तुम्हें उपकृत करेगा। मुझे खुश करो, हम देखेंगे कि तुम में क्षमता है या नहीं। जियाओ यी की हथेली में आंधी का तूफान उमड़ आया। उसने गू जुन्हे और बाकियों की तरफ देखा। प्रधान गू, आपको लोगों को जल्दी से शहर वापस ले जाना होगा। मैं उसे रोक लूंगा। ध्यान से। गू जुन्हे को गहराई से समझ में आ गया कि यदि किन यू ने अपना ध्यान 4 प्रतीकों वाली सेना की ओर लगाया तो इसका परिणाम भयानक नरसंहार होगा। और किन यू का रक्त दानव युद्ध शरीर प्रत्येक जीवन के साथ और अधिक मजबूत होता गया। उन्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रतीकों वाली सेना को अपना मानव आकार का अमृत नहीं बनने देना चाहिए। उनमें से कई ने पीछे हटने के लिए 4 प्रतीक सेना का गठन किया। क्या तुम्हें लगता है कि इससे इस जनरल को रोका जा सकता है? बेकार, तुम्हें मार डालने के बाद भी वे मौत से नहीं बच पाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा कि मैं तुम्हारे तियानकिंग साम्राज्य के हर एक व्यक्ति का कत्लेआम कैसे करता हूं। किन यू ने व्यंग्य किया, हे, आपके तियानकिंग साम्राज्य के अरबों नागरिक इस जनरल के लिए धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कदम के रूप में काम करेंगे। उन्हें मृत्यु में भी गर्व महसूस करना चाहिए। जियोई ने अपने पीछे विशाल शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप तांगलांग शहर से आगे निकल सकते हैं तो इसे मेरी हार समझिए। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी यात्रा जारी रखें। अंतहीन भय से कांपना। किन यू की भुजाएं कांप उठीं और उसकी छाती से एक चटकने की आवाज के साथ वह हिंसक रूप से फूल गई और फिर तुरंत ही गिर पड़ी और दहाड़ते हुए बोली, मर जाओ। भिन भिनाओ, भिन भिनाओ, भिन भिनाओ। उसके मुंह से ध्वनि की लहरें फूट पड़ीं। गोलाकार ध्वनि तरंगे घूमती रहीं, बड़ी होती गईं, कानों को बहरा कर देने वाली। लहरों में फंसे किसी भी व्यक्ति को भयंकर सिरदर्द हो जाएगा और उसकी आंखों के सामने तारे दिखाई देंगे। वाह! किन यू एक रक्त इंद्रधनुष में बदल गया। एक चमक में जियाओई के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसकी उंगलियां दरांती की तरह नाखूनों से युक्त थीं, जो जियाओई के सिर की ओर वार कर रही थीं। 5 रंग का रक्त पंजा। चटक। पंजे अभी तक जियाओई को छू भी नहीं पाए थे कि वे गड़गड़ाहट से घिर गए। बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। आओ। किन यू ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि वह पीछे की ओर फेंका गया था। उसकी 10 अंगुलियों पर लगे दरांती जैसे नाखून काले कार्बन में बदल गए और गिरने से पहले उनके ऊपर बैंगनी बिजली की धारियां तैर रही थीं।
उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। गड़गड़ाहट? तुम पर गड़गड़ाहट कैसे हुई? माफ कीजिए, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनका शरीर विशेष है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, बिजली ने जियाओई के शरीर को ढक लिया और उसके चारों ओर एक जंगली हवा उठी। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमकने लगी, हर एक रोंगटा खड़ा हो गया, बिजली अंदर बाहर चमक रही थी। वह अपनी हर चाल के साथ हवा और गड़गड़ाहट के एक विशालकाय प्राणी जैसा प्रतीत होता था। स्विश! अग्निकिलिन तलवार हवा में से प्रकट हुई, उसकी आकृति शून्य में कदम रखती हुई। जैसे ही उसने मूठ पकड़ी, तलवार एक अजगर की तरह बाहर आ गई, एक ऐसा प्रहार जिसने हवा और बारिश को भी चकित कर दिया। उसके हाथों में अग्निकिलिन तलवार स्याही से भीगे ब्रश की तरह थी, जिसकी नोक शून्य को सजा रही थी, साथ में गरजती हवा और चौंकाने वाली गड़गड़ाहट भी थी। हवा और गड़गड़ाहट के मिश्रण के बीच गरजती तलवार की ऊर्जा की एक मूसलाधार वर्षा हुई, जो नीचे टपक रही थी। हर जगह तलवार की वर्षा असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चमक रही थी। बस एक स्पर्श ही किसी को गड़गड़ाहट से पनगु बना देता और प्रचंड हवाओं के साथ बहा ले जाता। रक्त की वह रोशनी जिसने किन्यू के आसपास अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को सतर्क कर दिया था, अब तूफान में कैंप फायर की तरह लग रही थी। रक्त की रोशनी को कदम दर कदम पीछे धकेला गया। तलवार ने किन्यू के कंधे पर फाफट की आवाज के साथ वार किया, जो उसके आर पार हो गया। वाह! किन्यू के मुंह से ताज़ा खून की धारा फूट पड़ी। उसने दोनों हाथों से शून्य पर प्रहार किया, जिससे उसके सामने रक्त लाल क्यू दीवारों की लहरें पैदा हो गईं, और तब जाकर वह 100 गज दूर हटने में सफल हुआ। उसने दूर से जियाओई को घूरा। उनकी निगाहें टकराव में उलझ गईं। पदार्थ की तरह मूर्त उनकी निगाहें शून्य में टकराईं, जिससे प्रकाश की चमकदार चमक पैदा हुई। दोनों के बीच एक निर्वात क्षेत्र बन गया। किन्यू पर रक्त की रोशनी उमड़ पड़ी, उसके कंधे पर लगे घाव में बह रही थी, जहां तलवार का घाव उसकी आंखों के सामने तेजी से भर रहा था। किन्यू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, 10 पवित्र शरीरों में से एक पवन वज्र पवित्र शरीर। तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। जियोई ने भौहें चढ़ाईं। वास्तव में यह अप्रत्याशित था कि इतने लंबे समय से खोया हुआ पवित्र शरीर दुनिया में पुनः प्रकट होगा। किन्यू ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें अचानक तीखी हो गईं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अफसोस। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारा पवन वज्र पवित्र शरीर अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अगर यह पूरी तरह विकसित होता तो मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। लेकिन अब इससे मुझे हराना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। जियोई ने कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। हे, मुझे यहाँ शेखी बघारने से बचाओ। शियाओ यी, अगर तुम मुझे पवन वज्र पवित्र शरीर की साधना करने का तरीका बताओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। इसके अलावा एक बार जब मैं तियानकिंग साम्राज्य के नागरिकों का वध कर दूंगा और जिन सम्राट के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में कदम रखूंगा, तो मैं तुम्हें महान जिन का कॉमरेड राजा भी बना सकता हूँ, मेरे बराबर। तुम क्या सोचते हो? किन्यू की आंखें जल रही थीं और वह लालच से शियाओई को घूर रहा था। पवन वज्र पवित्र शरीर 10 पवित्र शरीरों में से एकमात्र ऐसा शरीर है जिसे जीवन में बाद में भी विकसित किया जा सकता है। यद्यपि उनका रक्त दानव युद्ध शरीर शक्तिशाली था, तथापि वह उन 10 पवित्र शरीरों में से नहीं था। यदि वह पवन वज्र पवित्र शरीर के लिए साधना विधि प्राप्त कर सके तथा अपने रक्त दानव युद्ध शरीर के विशेष गुण को सुधार के लिए क्यूई रक्त का उपभोग करने के लिए संयुक्त कर सके, तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से गुणात्मक रूप से छलांग लगाएगी। वह महान कियान राजवंश के शीर्ष अधिकारियों को भी टक्कर देने में सक्षम हो सकता है। जियोई ने भौहें उठाईं, आप पवन वज्र पवित्र शरीर के लिए साधना विधि चाहते हैं? किन्यू ने उत्साहपूर्ण चेहरे के साथ कहा, बिल्कुल। जियाओई ने कहा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको इसके बदले कुछ देना होगा। क्या चीज़? जब तक यह मेरे पास है, मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। अपनी लाल जीभ से होंठ चाटते हुए किन्यू ने लालच से जियाओई को देखा। उसने सोचा कि जब तक वह पवन वज्र पवित्र शरीर के लिए साधना विधि प्राप्त कर सकता है, तब तक वह जिन सम्राट के सिंहासन को जियोई को देने के लिए भी सहमत हो जाएगा, यदि पूछा जाए, क्योंकि बाद में धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद वह आसानी से जियोई को मार सकता था। जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे अपने जीवन के बदले में ले लो। बैकवोट, तुम्हारा जीवन मेरे लिए। जियोई की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब वह किन्यू को देख रहा था और हर शब्द सोच समझकर बोल रहा था। हो! किन्यू के चेहरे की लालची मुस्कान अचानक जम गई, धीरे धीरे जहरीली हो गई। उसने दांत पीसते हुए थूका, कुत्ते जैसी चीज मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। भाड़ में जाए। रक्त दानव हाथ। रक्त लाल क्यूई बेतहाशा उमड़ पड़ी, मानो बाढ़ का पानी टूट रहा हो। उसके सामने यह एक विशाल रक्त रंग के पंजे में बदल गया, जो आकाश को ढकने वाले रक्त के बादल जैसा था, और शियाओई की ओर बढ़ा। इस रक्त लाल क्यूई में अत्यंत प्रबल संक्षारकता थी। एक बार पकड़े जाने पर, यहाँ तक कि पवन वज्र पवित्र शरीर के साथ भी, वह संभवतः लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा।
आखिरकार उसका पवन वज्र पवित्र शरीर केवल प्रथम चरण में था। यदि उसने इसे और अधिक उन्नत स्तर तक विकसित कर लिया होता तो वह आसपास की हवा और गड़गड़ाहट के एक ही झटके से किन्यू की रक्त दानव शक्ति को पीछे हटा सकता था। वाह, जियो यी पीछे हटता रहा, लेकिन रक्त रंग की हथेली उससे छूट गई और एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए लगातार उसका पीछा करती रही। एक बगुला दो नदियों के बीच की लहरों को विभाजित करता है। मानव दुनिया से अलग एक अलग क्षेत्र, एक ही दिन में जियांगलिंग से 1000 मील की दूरी पर वापस। अपनी तलवार की तेज चालों के साथ जियाओई का ग्रीन लोड स्वॉर्ड सॉन्ग बेमिसाल था। हवा और गरज की शक्ति से मजबूत होकर इसने किन्यू के हमलों को बार बार चकनाचूर कर दिया। इससे किन्यू और अधिक क्रोधित और हताश हो गया। उसकी गति जियाओई से काफी पीछे थी और वह नाक से आगे बढ़ रहा था। किन्यू ने जोर से उसकी छाती पर थपकी दी, रक्त दानव पंख। क्रैक क्रैक, उसके शरीर के भीतर से हड्डियों के हिलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने अपना धड़ झुका लिया। उसकी पीठ पर उभार लगातार ऐंठ रहे थे, फिर दो चटक आवाजों के साथ त्वचा से बाहर निकलकर दो रक्त रंग के हड्डीदार पंख बन गए। 10 मीटर लंबे पंखों के फैलाव के साथ हड्डियों के साथ लाल रक्त शिराएं चल रही थीं और कई शिराओं जैसी संरचनाएं कीड़ों की तरह ऐंठ रही थीं, एक दूसरे में लिपटी हुई मांस का रूप ले रही थीं। अंततः वे दो चमकीले रक्त लाल मांसल पंख बन गए। वाह वाह, मांस के पंख हवा को झटकते हैं जिससे भयंकर हवा चलती है। चलो देखते हैं अब तुम कहाँ तक भाग सकते हो। महान सिद्ध रक्त दानव युद्ध शरीर के साथ कोई भी रक्त दानव में परिवर्तित हो सकता है। इस समय किन्यू रक्त दानव पंखों को तैनात करके एक दिन में हजारों ली की यात्रा इतनी गति से कर सकता था कि जियोई कुछ हद तक अचंभित था। रक्त दानव तलवार रक्त राक्षस पंखों से प्राप्त गति का उपयोग करते हुए किन्यू ने शियाओई के पीछे से युद्धाभ्यास किया और अपने दाहिने हाथ को आगे की ओर धकेलते हुए एक रक्त रंग की रोशनी एक लंबी तलवार में बदल गई। रक्त रंग की लंबी तलवार हवा में एक अर्धवृत्ताकार चाप बना रही थी, जो गति, कोण और शक्ति का एक आदर्श संयोजन था, जो किन्यू के कौशल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। जियोई का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने अपने पीछे अग्निकिलिन तलवार उठाई। झनकार, तलवारें एक छेदने वाली अंगूठी से टकरा गईं। हालांकि रक्त दानव तलवार अचानक शिथिल हो गई और एक पेड़ के चारों ओर लिपटे हुए सांप की तरह जियाओई के चारों ओर लिप गई। जियाओई की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर वह उलझ जाता तो छूटने के लिए संघर्ष करता। उसने अपनी तलवार की मूठ पर जोर से वार किया और पलटाव की ताकत से जमीन की ओर गिर पड़ा। जैसे ही वह भागा, रक्त दानव तलवार ने एक पिंजरा बना लिया था, लेकिन वह खाली हवा में बंद हो गया। रक्त दानव सागर, किन्यू ने ऊपर से चिल्लाकर कहा। वाह, उसके रक्त दानव पंख उसके पीछे उन्मत्तता से फड़फड़ा रहे थे, जिससे अनगिनत रक्त की बूंदें नीचे गिर रही थीं और तेजी से रक्त के समुद्र ने सभी दिशाओं में सौ झांक को ढक दिया। हूश हूश हूश, रक्त सागर की विशाल लहरों के मंथन के बीच कई विशालकाय रक्त रंग के हाथ उभरे जो शियाओई को पकड़ रहे थे। जियोई ने पवन वज्र पवित्र शरीर का उपयोग करते हुए हवा और वज्र के साथ एक ढाल बनाई जो निर्दयी रक्त हाथों को रोक रही थी। रक्त दानव आकाश नाइट, किन्यू ने अपने हाथों को अपने सामने लाया और रक्त लाल रेशम के रेशे बाहर निकले, हवा में एक विशाल रक्त रंग का जाल बुनते हुए जमीन की ओर गिर पड़े। नीचे विशाल रक्त रंजित हाथों वाला समुद्र था, ऊपर रक्त रंजित जाल था। जियोई ने चाहे जहां भी भागने की कोशिश की, वह दोनों के बीच फंसने से बच नहीं सका। इस संकट में जियोई की आंखों में ठंडी रोशनी की एक चमक चमक उठी जब उसने हवा और गरज की शक्ति को अग्निकिलिन तलवार में प्रवाहित किया। तलवार पर विभिन्न शक्तियों का मिश्रण हवा, गरज और आग एकत्रित हो गया, जिससे उसकी क्षमता समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन जियोई के पास और कोई चारा नहीं था। तलवार पर दोनों हाथ रखे उसने आकाश की ओर ऊपर की ओर वार किया। हरित कमल पुनर्जन्म, ग्रीन लोड स्वॉर्ड सॉन्ग की दो अंतिम चालों में से एक। इसका उपयोग केवल धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र में ही किया जाना था, लेकिन अब उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका, तलवार की नोक के सामने एक हरा कमल बना हुआ था, जिसमें नीले रंग की हवा, बैंगनी सुनहरी गड़गड़ाहट और लाल रंग की लपटें थीं। उसके सिर के ऊपर मंडराते हुए तलवार कमल पर 3 रंगों वाली शक्तियां गुंथी हुई थीं। त्रिरंगी पंखुड़ियां लगातार घूमती रहीं। जीवन अक्षय, बूम बूम बूम, त्रिरंगी तलवार कमल के आपस में गुथे कुचलने से लाल रंग का जाल बलपूर्वक फट गया और एक बड़ा छेद बन गया। अपनी सीमाओं से मुक्त होकर तलवार कमल अचानक फूट पड़ा। तिरंगी तलवार की रोशनी आसमान में उड़ गई और किन्यू के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही पोक की आवाज के साथ उसकी छाती में घुस गई। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और किन्यू दर्द से चीख पड़ा। उसका चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया, क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर नीचे की हर चीज को घेरने के लिए बड़ा जाल इकट्ठा कर लिया। धमाका, उसने जबरदस्ती जियाओई को पीछे धकेल दिया। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस जनरल के रक्त दानव आकाश जाल को तोड़ सकते हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से दूसरी बार सफल नहीं होगे।
जियो ही, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, किन यू ने भयावह स्वर में कहा। शक्तिशाली रक्त दानव जाल द्वारा पीछे धकेले जाने के दौरान जियोई के पैरों को भी रक्त से बने विशाल हाथों द्वारा जकड़ लिया गया। जल्दी में उसके हाथ भी बंधे हुए थे। हाथ पैर बंधे होने के कारण वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि उसका शरीर रक्त की रोशनी में डूबा हुआ था। उसने अपना सिर उठाकर किन यू को देखा, जिसकी छाती से अभी भी खून बह रहा था। तुम भी गंभीर रूप से घायल हो। जैसे ही यू हुआक्सियन और अन्य लोग कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, मौत। हा, क्या आपको लगता है कि महान सिद्ध रक्त दानव युद्ध शरीर को हराना इतना आसान है? मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि महान सिद्ध रक्त दानव युद्ध शरीर में भयानक पुनर्योजी क्षमताएं हैं। जब तक क्यूई रक्त बना रहता है, तब तक सबसे गंभीर चोटें भी सामान्य रूप से ठीक हो सकती हैं। केन्यू विजयी भाव से हंसा, उसका क्यूई रक्त उमड़ पड़ा, जिसने उसकी छाती के भयंकर छेद को ढक दिया। रक्त की धाराएं आपस में जुड़ गईं और घातक घाव की मरम्मत नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से होने लगी। ये कैसे संभव है? जियोई का चेहरा अचानक बदल गया। गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए किन्यू ने कहा, संघर्ष करना छोड़ दो, तुम बर्बाद हो चुके हो। रक्त पीसने वाली डिस्क। किन्यू ने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े। रक्त दानव आकाश जाल और रक्त दानव सागर, एक ऊपर और एक नीचे, एक विशाल रक्त लाल पीसने वाली डिस्क में बदल गए। यह बाईं और दाईं ओर घूमने लगा। जियोई को विस्मृति में पीसने का प्रयास। दो विरोधी ताकतों के बीच फंसा हुआ जियोई का शरीर किसी भी क्षण फटने और टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार लग रहा था। हा, जियाओ ही, तुम्हारा काम तमाम। एक बार जब ब्लड ग्राइंडिंग डिस्क तुम्हारे शरीर को चीर देगी, तो तुम्हारी क्यूई ब्लड पावर मेरी हो जाएगी। तुम्हारे पास ब्लड डेमन बैटल बॉडी नहीं है, तुम मेरी तरह चोटों से उबरकर सामान्य रूप से ठीक नहीं हो सकते। बस आज्ञाकारी होकर मरो। किन यू ने शेख ही बघारते हुए हंसा। हालांकि रक्त पीसने वाली डिस्क के भीतर फंसे जियोई कांप उठे। उसके मन में एक भिनभिनाहट सी भर गई। ठीक होकर सामान्य हो जाओ, ठीक होकर सामान्य हो जाओ। रुको, अब मैं समझ गया हूँ, अंततः मुझे वह रास्ता दिख गया है जो असीम स्वर्ण अमृत से परे है। हा, किन यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जियोई आकाश की ओर दहाड़ा। किन यू हैरान दिखी। धन्यवाद? क्या इस आदमी का दिमाग रक्त पीसने वाली डिस्क से कुचल दिया गया है? चूंकि 49 प्रभामंडल ही सीमा है, तो मैं इसके विपरीत करूंगा। प्रभामंडलों को मिलाकर और उन्हें नए सिरे से परिष्कृत करके मैं सीमा भी तोड़ रहा हूं। जियाओई के भीतर का स्वर्णिम कोर तीव्रता से कंपनित हुआ, क्योंकि उसमें अनगिनत मात्रा में स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। बूम बूम बूम, जैसे स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा के समुद्र एक हो गए। जियोई ने अब गोल्डन कोर हेलो को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, इसके बजाय उसने समलन को चुना। हम 49 गोल्डन कोर हेलोज जोरदार तरीके से टकराए और जोर से कांपने लगे। उनसे उत्पन्न ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि शाओई का गोल्डन कोर लगभग टूट ही गया। असहनीय दर्द के कारण शाओई लगभग बेहोश हो गया, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे होश में रखा। उसके दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि खून बहने लगा, नसें धड़क रही थीं मानो फट जाएंगी, और उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि उसके नाखून उसके मांस में धंस गए। दर्द सहन करना, पीड़ा सहन करना। अंत में अनगिनत टकरावों के बाद 49वें और 48वें प्रभामंडल जियाओई के स्वर्ण कोर पर एक दूसरे से टकराए, जोर से फटे और फिर एक साथ विलीन हो गए। उछाल। जियाओई ने मुंह से खून उगल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। मेरे लिए तोड़ दो। धमाका धमाका धमाका, एक के बाद एक प्रभामंडल आपस में टकराते और एक दूसरे में विलीन हो जाते। गोल्डन कोर पर प्रभामंडलों की संख्या कम हो गई। 48, 47, 46, जब तक केवल 30 ही बचे। स्वर्णिम कोर जोर से कांप उठा। एक रहस्यमयी शक्ति का उत्सर्जन हुआ जिसने उसके शरीर को ढंक लिया। अचानक जियाओई की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। उसने अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में एक विशाल और अपार स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक कुंड को लटका हुआ देखा, जिसमें असीम स्वर्गीय और सांसारिक शक्तियां उसके शरीर में बेतहाशा प्रवाहित हो रही थीं। ताओ क्लेश क्षेत्र, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझना। इन स्वर्गीय और सांसारिक शक्तियों के प्रभाव से जियोई के स्वर्ण कोर पर पैटर्न दिखाई देने लगे। ये वे ताओ पैटर्न थे जिन्हें केवल ताओ क्लेश क्षेत्र के लोग ही संघनित कर सकते थे। फिर भी उन्होंने गोल्डन कोर दायरे में रहते हुए ही इनका गठन कर लिया था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों का अन्वेषण करें। एक ही समय पर शियाओई के शरीर में ईश्वर सीलिंग बीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जो 6 लाख तक पहुंच गई। 30 स्वर्ण कोर हेलो, एक के बाद एक पैटर्न, 6 लाख भगवान सीलिंग बीज। जब जियाओई ने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो रक्त दानव शक्ति, जो अब तक एक दुर्गम बाधा थी, अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थी। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी और गंभीर मुस्कान उभर आई। किन यू, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है।
किन यू, तुम्हारा समय आ गया है। जियाओ यी की आंखों से ठंडी रोशनी फूट पड़ी। जब उसके स्वर्ण कोर में 49 वलय थे तो उसकी साधना ताओ क्लेश क्षेत्र की चौथी परत के बराबर थी। यद्यपि अब उसके स्वर्ण कोर पर केवल 30 वलय बचे हैं, उसने 9 स्वर्ण अमृत प्रभामंडलों को पुनः संघनित कर दिया है, जिससे अब जियोई ताओ क्लेश क्षेत्र की 5वीं परत के क्षेत्र के बराबर हो गया है। पवन वज्र पवित्र शरीर के अलावा और दिव्य शक्ति का समर्थन। वह ताओ क्लेश क्षेत्र के 9 गुना स्तर के अभ्यासी से मेल खा सकता था। एक जलधारा 3000 फीट नीचे गिरती है। वाह! अग्निकिलिन तलवार उड़कर उसके सिर के ऊपर मडराती हुई आई। ये 2 भागों में विभाजित हो गया, 2-4 में, 4-8 में। तलवारों की अनगिनत वर्षा हुई। बूम बूम बूम। तलवार की वर्षा के प्रहार से रक्त का समुद्र और रक्त दानव आकाश जाल बिखर गए, आकाश जाल फट गया और रक्त समुद्र टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने बंधनों से मुक्त होकर जियो ही आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह अग्निकिलिन तलवार के पास से गुजरा, उसने शून्य में हाथ बढ़ाया और तलवार उसके पास आकर उसकी हथेली में समा गई। हवा में तेजी से चीरते हुए एक अबाबील की तरह वह ऊपर मंडरा रहा था, एक हाथ से अपनी तलवार को तेजी से लहराते हुए। सफ़ेद बगुला द्वीप 2 धाराओं को विभाजित करता है। वाह! तलवार की नोक आगे की ओर थी। हवा, प्रचंड हवा, अंतरिक्ष स्वयं ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 2 भागों में विभाजित हो गया हो। तलवार की अविश्वसनीय रूप से तेज धार हर चीज को लगातार काट रही हो। किन्यू का रंग रूप अत्यंत गंभीर था। उसने सोचा था कि जियाओई जरूर मर जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियाओई उसकी बेड़ियों से आज़ाद हो गया था। उसकी आंखों से रक्त लाल ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसके पीछे रक्त दानव के 2 पंख बेतहाशा कंपन करने लगे। ऊपर आसमान में एक मछली जैसी हवा छा गई, जो और भी तेज होती जा रही थी और 100 गज के दायरे में फैल गई। ऊंचाई से बहते हुए भी यह मैदानों में तेज हवाओं का झोंका ला रही थी। असीम हरी घास हरी लहरों के घेरे में लहरा रही थी। जियोई भयंकर हवाओं के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी तलवार हवा को भी चीरने में सक्षम थी और उसका आकार अबाधित था। पलक झपकते ही जियोई तूफान को चीरता हुआ किन्यू के सामने मात्र कुछ मीटर की दूरी पर प्रकट हुआ। उसकी तलवार तकनीक परिवर्तित हो रही थी। ग्रीन लोड्स पुनर्जन्म। वाह! नीली हवा, बैंगनी सुनहरी गड़गड़ाहट और लाल लौ, त्रिरंगी ऊर्जाएं एक दूसरे के चारों ओर गुंथी और लिपटी हुई थीं। उन्होंने तलवार की नोक पर 3 रंगों वाले तलवार कमल का एक त्रिगुण बनाया, जो धीरे धीरे घूमता था और एक पल में किन्यू के निकट था। किन्यू ने इस तलवार कमल की भयावहता देखी थी। एक बार जब ये खुल गई तो उसे भी इसे झेलना मुश्किल हो गया। अपने रक्त दानव पंखों को हवा में फड़फड़ाते हुए वह लगातार पीछे की ओर लौटता रहा। लगभग उसी समय वह पीछे हट गया। तलवार कमल एक धमाके के साथ फट गया। तलवार की भयावह चमक आकाश में चमकते सूरज की तरह देखने में चकाचौंध करने वाली थी। किन्यू को अपनी आंखों के सामने केवल एक चमक महसूस हुई और जब तक वह होश में आया तब तक वह जियोई की आकृति को नहीं देख सका। वह कहाँ है? यहीं। जियोई की आवाज़ अचानक उसके पीछे से आई। क्या? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? किन्यू का चेहरा एकदम बदल गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि जियाओई पहले से ही उसके पीछे थी। ये गति पहले से कई गुना तेज थी। जियाओई ने अब रक्त विस्फोट कौशल का प्रयोग कर लिया था, लेकिन पिछले अनुभवों से सीखे सबक के साथ वह इस आत्मघाती तकनीक को ज्यादा उत्तेजित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपना केवल 30% रक्त ही जलाया। फिर भी इससे उसकी शक्ति और गति 3 गुनी हो गई। असीम स्वर्ण अमृत की सफलता के साथ उसकी युद्ध शक्ति में भी वृद्धि हुई। टकराना। किन्यू ने अभी अपना सिर घुमाया ही था कि उसका दिमाग भिनभिनाहट के साथ खाली हो गया। जियोई की कोहनी उसके सिर के पिछले हिस्से से टकरा गई थी। वाह! किन्यू का सिर आगे की ओर झुक गया और एक गिरते हुए उल्का की तरह वह जमीन की ओर गिर पड़ा। बूम बूम बूम। किन्यू का सिर जोर से जमीन पर जा लगा। पूरा घास का मैदान हिंसक रूप से दहाड़ उठा, मानो धरती के नीचे कोई अजगर पलट गया हो जो दुनिया के अंत का संकेत दे रहा हो। उड़ती घास और कीचड़ के बीच जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया और दर्जनों मीटर गहरे गड्ढे के भीतर किन्यू ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अपना सिर हिलाया। फिर भी उसे तारे दिखाई दे रहे थे। उसके सिर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन चूंकि किन्यू के पास रक्त दानव युद्ध शरीर था, इसलिए जब तक उसका क्यूई रक्त समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसका हृदय फट जाने पर भी वह ठीक हो सकता था। उसके सिर के पिछले हिस्से में धंसे हुए हिस्से पर खून के रेशे फैल गए थे, जो सिर हिलाते हुए उस जगह को भर रहे थे। एक तीखी नज़र से उसने शियाओई को घूरा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने पहले अपनी ताकत छिपाई होगी। लेकिन अगर तुमने छिपाई भी तो क्या हुआ? जैसा मैंने कहा, जब तक मेरा क्यूई ब्लड खत्म नहीं हो जाता मैं नहीं मरूंगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। क्यूई रक्त समाप्त नहीं हुआ, आप मर नहीं जाओगे। जियोई की संकुचित आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। भीतर की चमक बिजली की तरह चुभ रही थी। फिर मैं तुम्हारे क्यूई रक्त को पीस दूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम मरते हो या नहीं।
रक्तदानव युद्ध शरीर की क्यूई रक्त ऊर्जा स्वर्ण कोर या मार्शल दाव दिव्य फल के भीतर संग्रहित थी। ताओ क्लेश क्षेत्र के एक अभ्यासी के रूप में किन यू ने स्वाभाविक रूप से अपनी क्यूई रक्त ऊर्जा को मार्शल दाव दिव्य फल में संघनित कर लिया था। अगर श्याओ ही अपने क्यूई रक्त को काटना चाहता तो उसके लिए एकमात्र उपाय उसके मार्शल दाव दिव्य फल को चकनाचूर करना था। लेकिन मार्शल दाव दिव्य फल एक मार्शल कलाकार के जीवन का सार था, जो दाव पैटर्न द्वारा संरक्षित, अत्यंत ठोस और टिकाऊ था, यहाँ तक कि छठे क्रम के दिव्य अस्त्र के लिए भी अभेद्य। चलो जुआ खेलें। जियो ही एक पल में आगे बढ़ गया, जिससे आकाश में एक चांदी की लकीर बन गई। वाह, ये तो बस एक क्षणिक चमक थी। जियाओ ही पहले ही जमीन पर आ चुका था, उसका बायां हाथ मुट्ठी में बंधा हुआ था और दाहिने हाथ में तलवार थी। एक ही समय में 2 हमले शुरू करना। वज्र राक्षसों का दमन करता है। किंगलियान तलवार गीत। दोनों घातक हमले आग के उल्कापिंडों की तरह गिरे, क्योंकि खूनी रोशनी के प्रवाह से घिरी किन यू ने जियो ई के हमले का मजबूती से सामना किया। बैंग बैंग बैंग। दोनों के बीच हर टकराव से एक भयानक ऊर्जा निकलती थी जो आसपास के इलाकों में आश्चर्यजनक विनाश मचाती थी। मैदानों में हर गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ घास के मैदान में घने गड्ढे बन जाते थे और उनके जाने पर जमीन ढह जाती थी। शहर की दीवार के ऊपर यूहुअक्सियन सदमे में हौंफने लगा, उसका चेहरा भय से भर गया। जियो की सीमा वास्तव में कहाँ है? वह गू जुन्हे ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद उसके पास एक भी नहीं है। हुआंग बो का चेहरा बुरी तरह से तमतमा गया और वह आयरन माउंटेन रेंज में हुई पिछली मुठभेड़ को याद करते हुए खुद से बुदबुदाने लगा। अच्छा हुआ कि उस दिन आयरन माउंटेन रेंज में जियो ने मुझे छोड़ देने की योजना बनाई, अन्यथा वह मुझे पीट कर मार डालता। जियांग ताई ने चिंतित होकर दूसरों की ओर देखा। सम्माननीय महोदय, इस लड़ाई को जीतने की संभावना किसकी अधिक है? जू बुफान बिना पलक झपकाए युद्ध क्षेत्र को घूरता रहा। प्रश्न सुनते ही वह बोला, गोल्डन कोर क्षेत्र में जियाओ की ताकत वाकई भयानक है, लेकिन किन यू के रक्त दानव युद्ध शरीर से निपटना आसान नहीं है। जब तक जियाओ उसके मार्शल दाव दिव्य फल को नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं खोज लेता, वरना किन यू अजेय जमीन पर खड़ा रहेगा। मार्शल दाव दिव्य फल को नष्ट करना इतना आसान नहीं है ना? सबसे अधिक संभावना है कि जियो का मुकाबला बराबरी पर समाप्त होगा। युद्ध की तैयारी। हम जियाओ को कुछ नहीं होने दे सकते। भीड़ ने चुपचाप अपने हथियारों पर पकड़ मजबूत कर ली। इस दौरान शियाओ यी की लगातार बमबारी के कारण किन यू खून थूकता रहा, लगातार घायल होता रहा और बेहद निराश था। तुम कुत्ते जैसी चीज हो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। किन यू ने अपनी छाती पर जोर से थप्पड़ मारा। एक मार्शल दाव दिव्य फल उसके शरीर से निकला और हिंसक रूप से जियो ई की ओर टूट पड़ा। यह मार्शल दाव दिव्य फल असाधारण रूप से मजबूत था और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का आभास था। किन यू के विचार में इस प्रहार से भारी क्षति पहुंचनी तय थी, या यहाँ तक कि जियाओ यी की मृत्यु भी हो सकती थी। तथापि किन यू ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह वह क्षण था जिसका जियो यी इंतजार कर रहा था। इसे मेरे लिए तोड़ दो। जियो यी ने अपनी तलवार आगे की ओर तान दी। चमकदार स्वर्ण कोर बाहर निकला और मार्शल दाव दिव्य फल से बुरी तरह टकराया। बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अपने गोल्डन कोर का इस्तेमाल मेरे मार्शल दाव दिव्य फल को तोड़ने के लिए कर सकते हो? ये बस एक मूर्ख का विचार है। रुको, ये गोल्डन कोर, इसमें 30 छल्ले क्यों हैं? किन यू की आंखें खुल गईं, उसका चेहरा जो गर्व से भरा था, अपनी आत्मसंतुष्टि खो बैठा। वह डर के मारे देख रहा था क्योंकि 30 घूमते हुए गोल्डन एलिक्सिर हेलो ने चमकदार कोर को घेर लिया था। धमाका। गोल्डन कोर और मार्शल दाव दिव्य फल में भयंकर टक्कर हुई। एक क्षण के लिए तो मानो दुनिया ठहर सी गई। फिर गोल्डन कोर और मार्शल दाव दिव्य फल के बीच टकराव के बिंदु से एक अत्यंत भयानक ऊर्जा शॉकवेव फूट पड़ी। क्या जियो पागल हो गया है? उसने वास्तव में मार्शल दाव दिव्य फल पर प्रहार करने के लिए अपने स्वर्ण कोर का उपयोग किया। क्या यह एक चट्टान को तोड़ने के लिए अंडे का उपयोग करने जैसा नहीं है? ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। शहर की दीवार के ऊपर सभी के चेहरों पर निराशा छाई हुई थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ और कहानियां पढ़ें। खामोश दुनिया के भीतर क्रैक 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 चटकने की आवाज़ों की एक श्रृंखला ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे घबराकर प्रकाश के केंद्र की ओर देखने लगे। जब सारा प्रकाश लुप्त हो गया, जियो यी का स्वर्ण कोर तेजी से उसके डेंटियन में वापस उड़ गया, जबकि किन यू को देखते हुए उसका मार्शल दाव दिव्य फल पूरी तरह से बिखर गया, ऊर्जा की बौछार में बदल गया जो जमीन पर बिखर गया। नहीं, किन यू निराशा में दहाड़ा क्योंकि खूनी चमक उसके शरीर में तेजी से सिमट गई और उसके पीछे के रक्तदानव पंख एक झटके के साथ गायब हो गए। धम्म। जमीन पर जोर से मारा, सभी छिद्रों से खून रिस रहा था और निराशा से भरे चेहरे के साथ जियो यी उसके सामने प्रकट हुई। ऊपर से किन यू को निहारते हुए जियो यी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम हार गए।